समझ नहीं आता तुम्हें? कौन हो तुम? कल से मुझे दिखना नहीं चाहिए। कल से कपड़ा नहीं हटा तो ये बंद करा देंगे। भैया तुम कौन हो? मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में हारेगी। और ये मैं लिख HMO के दे हराएगा। सकती हूं। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा ये खुद हारेगा और इसे हराएगा HMO। और ये जब उत्तर प्रदेश में हारेगा तो उत्तर प्रदेश में हारने के बाद इसके खुद ही अपनी राजनीति खत्म हो जाएगी। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप लिख के ले लो हेमंत, ये आप चला देना जिस दिन हाँ, ऑन रिकॉर्ड है ये। जिस दिन आदित्यनाथ हारेंगे उस दिन आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो ये CM भी PMO से डिसाइड होते हैं कि किसको बनाना है? जाहिर सी बात है। नड्डा जी की कुछ नहीं चलती है? नड्डा जी की कैसे चल जाएगी? मुझे तो लगता है कि पंचिंग बैग बना दिया है उनको PMO से। तो मैंने सुना है कि सुबह सुबह फर्रा भी जाता है कि कौन से चैनल पर कौन सी डिबेट होनी है, कौन सा एंकर क्या ट्वीट करेगा। PMO डिसाइड करता है कि क्या डिबेट होगी। ये मतलब कैसे पता चला आपको? हिरेन जोशी जी लगातार वो सुबह PMO से नोटिफाई करते थे कि आज इस पे डिबेट होगी, आज ब्रेकिंग ये चलेगी। मेरे को तो किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने बताया था, मुझे भी नहीं पता था। वो मेरे घर पे चाय पीने आए थे। सुबह सुबह देखा है कभी चलती है ब्रेकिंग, टिकर देखे हैं वो चलते हैं। मैंने कहा अरे कौन डिसाइड करता है? चैनल? बहुत बड़ी गलतफहमी है। जोशी जी डिसाइड करते हैं कौन सा एंकर। ये भी उन्हीं के शब्द है, मेरे नहीं है। उन्होंने कहा ये एंकर इसमें रहेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये कौन डिसाइड करता है? वो हिरेन जी डिसाइड करते हैं और वही बताते हैं कि ये चैनल में ये एंकर रहेंगे और यहाँ पर ये डिबेट होगी। जैसे ही PMO HMO से फोन आ जाएगा तो रेखा जी ऐसे हो जाएगी, यस मैम, यस सर, हाँ जी बताइए क्या बोलना है, क्या करना है। पर्चे बन रहे थे, दिल्ली के संगठन मंत्री और दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पर्चे बना रहे थे कि ये मुख्यमंत्री होंगे और ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, और रेखा जी का नाम तक नहीं था। और ऊपर पर्चे गए और उनके मुंह पर फाड़ दिए गए। और फिर वहां से एक फर्रा आता है कि भैया ये मुख्यमंत्री है, पहले ही साइन करा लिए गए थे। मैं अंदर की बात बता रही हूँ आपको, पहले ही बाहर गेट पर दस्तखत करा लिए गए थे नाम पर। बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एजेंडा चलाते हैं, बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। इनको कुछ फायदा इनाम वगैरह मिलता है बीजेपी से क्या? PMO के HM के PM के या बड़े बड़े नेताओं के घर जाके दरवाजा तो खटखटाएंगे नहीं कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मुझे पद दे दो। ऐसे कोई नहीं दिखाना पड़ता है। दिखाएंगे कैसे? चैनल इज द अमेजिंग न्यूज चैनल, इज द अमेजिंग प्लेटफॉर्म एंड दे आर मिसयूजिंग दैट प्लेटफॉर्म फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। ये जो संघ विचारक, बीजेपी समर्थक, ये जो लोग बैठ जाते हैं, ये पार्टी के ही इशारों पे जाते हैं या पार्टी के लिए ही काम करते हैं? किस तरीके से सिस्टम? एक पैनलिस्ट जो ऑफिशियल है उनके साथ साथ नॉन ऑफिशियल लोग भी आकर चर्चा में भाग लेते हैं और वो ब्रीफिंग लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल नेता देते हैं। उस ब्रीफिंग में मैं भी रही। तो ये एक नैरेटिव का फर्रा रोज सुबह इनके मीडिया सेल से, इनके रिसर्च डिपार्टमेंट से जो कम्युनिटी बनी हुई स्पोक्स पर्सन की, उसके ग्रुप पे आ जाता है और उनको बता दिया जाता है कि इस समय आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। भारतीय जनता पार्टी में थी तो मुझसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान कोई नहीं था, आज मुझसे बड़ा ISI का एजेंट कोई नहीं, और मैं तो ISI की एजेंट थी जो भारतीय जनता पार्टी में प्लेस थी। पता चली आपको ये खबर? कल को ऐसा ना हो कि देश के प्रधानमंत्री का नाम कम हो जाए और उनका बढ़ जाए, क्योंकि आप देखिए ये गलती दोहरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ये गलती कर चुके हैं। अमित शाह और मोदी में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर? अमित शाह में नहीं, वो टैलेंट ही नहीं है। ये मोदी जी में टैलेंट है। वो देखिए कहीं भी रो देते हैं, कहीं भी उनकी आंखों से पानी टप 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 गिरने लगता है। परसेप्शन ही तो बनाने में बहुत बढ़िया है। कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ कौन सी कानून व्यवस्था की बात। जब ये कहते हैं मुसलमानों की दुकान का बहिष्कार करो तो इनका फायदा होता है। जब ये कहते हैं मुसलमानों से मत देने का, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए तो इनका फायदा होता है। जब ये कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करके आपके बच्चों का हक और अधिकार मान लेंगे तो इनका फायदा होता है। जब ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमान को देश छोड़ देना चाहिए अगर होली नहीं खेलनी तो इनका फायदा होता है। इस तरीके के मुद्दों पे क्या पार्टी के अंदर चर्चा होती है? कोई नहीं उठा रहा भारतीय जनता पार्टी में। मतलब अंदर भी पार्टी में बात भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आवाज उठाएगा तो अपनी कब्र खुद खोद लेगा। क्या ही बोलूं? फिर वो कह देते बायोलॉजिकल चाइल्ड, नॉन बायोलॉजिकल। मैं समझ नहीं, परफेक्ट मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। भैया कहना क्या चाहते हो? नहीं चलता कहना क्या चाहते हो पहले ये बता दो। पेट्रोल 1000 लीटर भी हो जाएगा, मैं ले लूंगा। देश रहेंगे मोदी जी राइट की बुद्धि छीन ली है। कहीं से ना ऐसा लगता है जैसे वाकई लोगों से इन्होंने कुछ छीन के अपना कुछ भर दिया है। खुद तो इफ्तार में खजूर खाएंगे और फलाहार करेंगे और वहां पर बिरयानी चखेंगे और मटन चाप खाएंगे, लेकिन हिंदू को बोलेंगे मुसलमान से दूर रहो क्योंकि वो थूक के देता है। बीजेपी में महिलाओं के सम्मान की बहुत बात होती है। आप हंस रही हैं? हास्य का विषय है ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी भगाओ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल शक्ल दिखाने के लिए किया जाता है कि हमारे पास महिला नेता हैं।
जिस दौर में कई सारे विपक्षी नेता कांग्रेस छोड़कर या बाकी पार्टियां छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हों, उस दौर में अगर कोई कांग्रेस के साथ आ जाता है तो इसके क्या मायने हैं। जिस दौर में ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से बीजेपी का लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके दाग धुलवा रहे हों, उस दौर में अगर कोई कांग्रेस की नाव में सवार हो जाता है या राहुल गांधी का हाथ थाम लेता है तो उसके क्या मायने हैं। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि एक रेस लगी हुई है बीजेपी में जाने की। वो ये हो सकता है कि कोई अपनी मर्जी से जा रहा है तो किसी को फोर्सफुली शामिल कराया जा रहा है, बट ज़्यादातर नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उस दौर में निखत अब्बास जी हैं जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई हैं। ऐसा इन्होंने ऐसा इन्होंने क्यों किया है, वो तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि क्या चैलेंजेस अब इनको फेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप सत्ता पक्ष में रहते हैं तो शायद सवाल भी आपसे आज की मीडिया में कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं तो सवाल भी आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे होंगे। बिल्कुल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी पार्टी छोड़कर सबसे पुरानी पार्टी में आप आई हैं, तो कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बस यहाँ पर पहले ही मैं आपको कटाक्ष कर देती हूँ। आपने कहा सबसे बड़ी पार्टी, हाँ। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सबसे बड़ी हाँ, पार्टी है। कोट इन कोट है। नहीं, सबसे कोट अनकोट में फिर अगर हम बोल देंगे तो हम तो परसेप्शन को उनके एक्सेप्ट जी, कर जी, लेंगे ना। जी। वो उस कहने को सेल्फ प्रोक्लेम्ड सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आप किस बेसिस पे जज करोगे? आज वो सत्ताधारी है, मैं मानती हूँ। सबसे बड़ी पार्टी आप उस बेसिस पे जज करोगे कि सबसे ज्यादा सत्ताधारी पार्टी भारत में कौन रही, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस पार्टी ने करा, किस सरकार ने करा, सबसे ज्यादा रोजगार युवाओं को किस सरकार ने, किस पार्टी को दिया, सबसे ज्यादा रोड्स किस सरकार ने बनाए, सबसे ज्यादा बाहर की कंपनियां आके भारत में निवेश करी, ये किस सरकार ने करा। तो आप सारी मायने देखोगे तो घूम फिर के कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। नहीं, उनका कहना ये है कि कैडर बेस अगर देखें तो दुनिया में सबसे बड़ी उनकी पार्टी है। वो तो आज कहेंगे ना। देखिए, मैं गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं और चाहती क्योंकि मैं वो मेरी आपको आदत मैं नहीं एक मिनट रोक दूं आपको। हम ना इस पॉडकास्ट में बड़े आराम से बात करते हैं, आप आज टीवी पे नहीं है, आपको आराम से बात करनी है। मैं आराम से बात जी, करूंगी। मैं जी, आपको बताइए। बताती हूँ हेमंत जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का क्या है ना कि आज वो सत्ता में है, और जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि गली में कोई भी खड़ा हो, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी, गली में कोई भी खड़ा हो वो उसके लिए बात कर लेगा और हाँ में हाँ भर देगा। तो कोई कार्यकर्ता है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, सपोर्टर है, वो उसे भी कैडर मान लेते हैं। वो शायद कल कांग्रेस का था, आज आपका हो गया, कल फिर बदलेगा। भारत का जो मत है, जो भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल अपना मत बदलता रहता है। वो कभी एक पार्टी को वोट नहीं देता, और ये हमने देखा है, सर्वेज बताते हैं। तो ये कह देना कि सबसे बड़ा कैडर है, होगा। आज आप सत्ताधारी पार्टी हो, सत्ता के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन जैसे आपने कहा नाव, ये एक ऐसी नाव हो गई है जो ओवरलोड हो गई है, और इतनी ओवरलोड हो गई है कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने लोकसभा 2024 के चुनाव में देखा कि ये डूबने लगी, और वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरी तरह डूबकर तर पे बैठ जाएगी, और इसका कुछ नहीं होने वाला, बंटाधार जरूर होगा, आप देखिएगा। हाँ, तो मेरा ये सवाल था कि अब सबसे पुरानी पार्टी माँ की आप कैसा फील कर रही हैं? देखिए, मेरे लिए भी नया परिवार है कांग्रेस पार्टी, मेरे लिए एक नया परिवार है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना परिवार मानकर चलती हूँ। जब हम किसी भी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो हमारी नीयत ये होती है देश की, जनता की, जनसेवा में लगना। तो जनसेवा परिवार को साथ लेकर चलते हो। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरा पूरा परिवार और मेरे बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो शुरू से कांग्रेस के ही रहे हैं, कांग्रेस के वोटर रहे हैं, कांग्रेस को समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो लगातार मैंने एक आइडियोलॉजी को देखा है, समझा है, और उसके बाद ये डिसीजन लिया है कि एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में नहीं है, जिसकी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं कटाक्ष करने की, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई कटाक्ष नहीं करा गया जो किसी एक समुदाय पे, किसी एक धर्म को चोट लगाने का नियत रखती हो। आज भी ये पार्टी सेक्युलर है, आज सत्ता में नहीं है। और आप देखिए, ये इतनी बड़ी बात है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक हिंदुत्व पार्टी पोर्ट्रे कर रही है, और जाहिर सी बात है, भारत में सबसे ज्यादा आबादी हिंदू भाई बहनों की है, मेजॉरिटी है। उसके बावजूद कांग्रेस ने कभी भी उस तरह की राजनीति नहीं करी कि वो एक समुदाय को, एक धर्म को गाली दे रहे हैं, एक धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अभी भी इसी कोशिश में है कि मेरा भारत जुड़ा रहे। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा,
भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यात्राएं होती रही हैं, माननीय राहुल जी करते आए हैं और उसी विचारधारा से मुझे जुड़कर आज बहुत अच्छा लग रहा है और उसी विचारधारा को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे, उसको नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे। कब ज्वाइन किया था आपने? 2018 में बीजेपी ज्वाइन की थी ना आपने? मैंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी पार्टी ज्वाइन ज्वाइन करी करी। थी। मैंने लगातार भारतीय जनता पार्टी में चाहे पॉलिसी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें काम करना हो, फिर दिल्ली की मीडिया पैनलिस्ट, फिर दिल्ली में प्रवक्ता, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली में यूथ विंग में भी महामंत्री का पद, मैंने अलग अलग दायित्व में पार्टी के साथ लगातार मैं काम करती आई हूँ। तो जब आपने 2018 में ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है कि जो आइडियोलॉजी की अभी आप बात कर रही हैं, तो तब आपको कुछ ना कुछ बीजेपी में ऐसा लग रहा होगा जो आप बीजेपी में गई। फिर बीजेपी से इधर आने की वजह क्या, मतलब क्यों आपने पार्टी को छोड़ा? देखिए ये बात जग जाहिर है, मैं आज पहली बार नहीं, मैं 100 दफ़ा इस बात को बता चुकी हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात करी थी, उसके लिए एक कानून लेकर आए थे, तो मैं बहुत प्रभावित उससे हुई थी और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ थामा, क्योंकि मैंने देखा है कि ट्रिपल तलाक से, मैं आज भी बोलती हूँ, ट्रिपल तलाक से बहुत मुसलमान मेरी बहनें पीड़ित हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मैं उस दौरान टीवी पर भी बहुत रही हूँ और मैंने बहनों को रोते हुए बिलखते हुए देखा है कि खाने में नमक कम हो जाता था तो 3 तलाक देकर पति छोड़ देता था, यहाँ शादी करी फिर फॉरेन चला गया और वहां से फोन पर फोन पे व्हाट्सएप 3 पर तलाक, 3 हाँ, तलाक। ये राइट। देखिए ये रियल मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन रियल मुद्दों का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने ये उठाया कि इसको पॉलराइज करने की कोशिश करी और ट्रिपल तलाक के नाम पर इन्होंने एक समुदाय को खुश कर और एक समुदाय को चिढ़ाया। ओके। इन्होंने चिढ़ाने का काम करा, क्योंकि आज अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे तो कोई कानून इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। आज भी वो बहनें वहीं खड़ी हैं जहां वो पहले थी। आप कहते हो आपने बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया मुसलमान बहनों को, मैं जानना चाहती हूँ कहाँ मजबूत किया है, क्योंकि आप जाकर देखेंगे तो कंप्लेंट्स अगर महिलाएं कर रही हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ उन लोगों के लिए उनको कोई एड मिल जाए, लीगल एड मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बहनों की कोई मदद नहीं करना चाह रहा। तो कौन से कानून की आप बात करते हैं? तो सिर्फ ये पॉलराइजेशन का इन्होंने एक मुद्दा बना लिया कि एक समुदाय को खुश करे, कि एक समुदाय को चिढ़ाते हैं। चलो, इन्होंने वही काम करा, इन्होंने टीवी पर भी उसी तरह की बयानबाजी करी। अब आपने कहा कि मैं यहाँ क्यों आई और मैंने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी। राइट। मैंने ना लगातार, जैसे मैंने कहा पहले भी कहा, कि मैं जब किसी पार्टी में होती हूँ तो मैं उसको परिवार मानती हूँ, क्योंकि आप साथ मिलकर जन सेवा करते हो। अब पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कुछ लोग अंदर ऐसे थे जो मुसलमानों के खिलाफ एक, मैं कहूँगी, नफरत उनके दिल में दिखती थी। कहीं ना कहीं शायद मुझे ना बोले पर उनके एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, तो मुझे एक्शंस में दिख जाता पार्टी था। के अंदर, पार्टी के अंदर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ नेता, कुछ बड़े नेता, कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता, पर क्या है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो उनको नज़रअंदाज करना भी चाहिए और हमने करा। हम बड़ा जो इसका एस्पेक्ट है वो देखेंगे कि बड़े लोग ने क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, जब परवेश वर्मा जी और अनुराग ठाकुर जी देश के राज्य वित्त मंत्री, मतलब ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो देश को चलाता है, जी, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देखता है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे अगर हम कॉस्मोपॉलिटन डिपार्टमेंट कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। जब वो व्यक्ति और एक युवा चेहरा, वो व्यक्ति भरी भरी सभा में खड़े होकर ये कह देता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, मैं आगे नहीं बोलना चाहती, उस भाषा का मैं प्रयोग नहीं करती। तो जब ये बोल देता है तो बड़ा दुख होता है। ये एक धक्का था मेरे लिए, लेकिन क्योंकि गृह मंत्री जी ने उसके बाद बोल दिया था कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करते और ना ही ये करना चाहिए, अनुराग जी को इस चीज़ से बचना चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने भी ये अंदर बात ऑर्गेनाइजेशन में रखी कि हम लोगों के लिए टीवी पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी को डिफेंड करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस समय से कुछ ऐसे बयानबाजी, चाहे गिरिराज जी हों, चाहे निशिकांत जी हों, लगातार ये लोग करते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे। मैंने उसको भी नज़रअंदाज किया। मैंने पहले भी बोला, बटेंगे तो कटेंगे। आज ये मुद्दा मैंने पहले भी पार्टी में भी उठाया और उसके पहले भी मैंने देखा, ये तो हाल ही की बात है, बटेंगे तो कटेंगे। राइट। इस तरह की चीज़ें जब आप आउटराइटली लगा देते हो, निडर होके लगा देते हो, जब आप बड़े बड़े पोस्टर्स लगा देते हो, तो आप कहीं ना कहीं जो कल रात नागपुर में हुआ ऐसा दंगा भड़काने की कोशिश, साजिश, षड्यंत्र रचते हो। तो इसको तो प्रधानमंत्री भी आग देते हैं ना, एक है तो प्रधानमंत्री ने तो आग दे दी ना। आप देखिए 2024 लोकसभा का चुनाव, सेकंड फेज, फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई, ये सोचते वोटिंग ज्यादा होती है तो ये जीतते, कम हुई। अब इनके पैरों तले जमीन खिसकी। अब प्रधानमंत्री बौखला गए, परेशान हो गए कि मोदी जादू तो गायब हो गया। जो मोदी जादू कहा जा रहा था उसके तो परकच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने तो 400 पार का नारा दे दिया है। अब क्या करें?
तो उन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी कि आप उनके कपड़ों से पहचान लीजिएगा, ये इनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये आपके बच्चों का हक मारते हैं, सारा मंगलसूत्र इनका मुद्रा। मंगलसूत्र, हिंदू बहनों का मंगलसूत्र छीनकर आप ये मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। जब इस तरह की बयानबाजी उस पटल से, प्रधानमंत्री के पद से आने लगती है, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ कहने लायक बचता भी है। आज मैं कह रही हूँ, आज निगहत अब्बास यहाँ बैठी है, उसमें दम था, उसने इस बात की मुखालिफत करके किसी और पार्टी में अपने आप को समर्पित किया और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जनता के साथ जनसेवा में लगी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ मुसलमान नेता हैं उनमें ये दम नहीं है कि आप अपनी कौम के खिलाफ ये जो आवाज़ प्रधानमंत्री ने उठा दी उसको आप डिफेंड कर पाएं, आप उसको बोल पाएं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप सामने आके बोल पाए। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन है तो व्यक्ति, है तो इंसान, उन्होंने बोला हम उसको नहीं मानते, या आप उसी समय पार्टी छोड़े नहीं कि तो हमें ये पार्टी बात में अच्छी नहीं मैम लगी। कितने ऐसे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, मुस्लिम लीडर बहुत कम है, एक दो ही जितने भी हैं, वो भी जो, हाशिए पे जो पड़े हुए बेचारे हैं। हैं उन्हें तो दूध में से मक्खी की हाँ तरह वो निकाल के फेंक तो दिया। क्या ही करें, फिर भी क्या कर आप एक सकते हैं। जमीर होता है, आप वरिष्ठ नेता हैं, मुसलमान कौम ने अगर कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो आपके चेहरे पर दिया है, आप वो चेहरा है जिससे मुसलमान ने भरोसा किया, जिस चेहरे पर, तो उस चेहरे की थोड़ी तो इज्जत करिए, उस पद की, उस दायित्व की इज्जत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपसे पद सारे छीन लिए, लेकिन मुसलमान और इंसान तो आप तब भी रहेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं बनाया। तो आप जनता के बीच में क्या चेहरा लेकर जाएंगे और कैसे आप लोगों को जवाब देंगे कि मेरी कौम के बारे में ये बोला जा रहा है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे हम अपनी हिंदू बहनों का। अगर मेरा घर 100 हिंदुओं के घरों के बीच में और मैं मुसलमान हूं, तो मैं मेरी मुसलमान जो हिंदू बहन है वो डरेंगे कि निगहत अब्बास शायद हमारा मंगलसूत्र छीन लेगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है। आप सोच रहे हैं कितना डर का माहौल बन रहा है। मैं लगातार इस चीज का कटाक्ष करना चाहती हूँ, लगातार मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ कि ये देश में सत्ताधारी पार्टी है। आप सत्ताधारी पार्टी जब होते हो, जब आप इतनी बड़ी सरकार, सबसे बड़ी पार्टी होने का इतना बड़ा आप बोलबाला मानते करते हो, हो। छाती पीटते हो, तो राइट। आप देश के लिए क्या लेकर आ रहे हो? थाली में क्या परोस रहे हो? नफरत। थाली में क्या परोस रहे हो? दंगे, कल रात हुआ। थाली में क्या परोस रहे हो? औरंगजेब। थाली में क्या परोस रहे हो कि भारत से मुसलमान भाग जाएं? क्या करना करना क्या चाहते अच्छा, आप हो? मुझे एक बात बताइए कि जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री करें या मुख्यमंत्री करें या बाकी के लीडर्स करें, जो नफरती भाषण होते हैं बेसिकली, तो पार्टी में लेके इसको चर्चा होती है, पार्टी में कुछ लीडर इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं इस तरीके का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या फिर देखिए, आप समझिए हेमंत जी, आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव को चला रही है, जो प्रोपोगंडा चला रही है, जैसे चीज़ों को प्रोपोगेट कर रही है, उससे इन सारे बयानों से इनका फ़ायदा होता है। जब ये कहते हैं मुसलमानों की दुकान का बहिष्कार करो तो इनका फ़ायदा होता है। जब ये कहते हैं मुसलमानों से मत देने का, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, तो इनका फ़ायदा होता है। जब ये कहते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करके आपके बच्चों का हक और अधिकार मान लेंगे, तो इनका फ़ायदा होता है। जब ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमान को देश छोड़ देना चाहिए अगर होली नहीं खेलनी, तो इनका फ़ायदा होता है। नहीं नहीं, आई अग्री कि फ़ायदा होता है। तो वो क्यों मना करेंगे? नहीं, मैं मतलब मैं ये जान, जैसे आपने पार्टी छोड़ी, तो कुछ लोग होंगे ना पार्टी के अंदर जो इस बात को, मतलब जिनका ज़मीर जिंदा होगा, वो बोलते होंगे कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर अगर मंच से जाके इस तरीके की भाषणबाजी करते हैं तो ये गलत है। भले ही उनकी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, बट इस तरीके की बात होती है, बिल्कुल नहीं होता है। जो चल रहा है एकदम परफेक्ट है। देखिए, मैंने इस बात को रखा है, जब बैठकें हुई हैं, कुछ बातों को, पीएम की बात को नहीं रखा, क्योंकि उसके बाद तो पीएम की बात को कौन ही बैठक में रख देगा, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन जब अनुराग जी ने बोला, परवेज जी ने बोला, या छोटे छोटे और बाकी नेताओं ने, रमेश मंत्रियों ने बिधूड़ी बोला, ने रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में बोला। पार्लियामेंट में बोला, दानिश जी को, तो जब इस तरह की बात, वो भी आप तो खुद कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, हम भी कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, राइट। वहाँ सर आपको नतमस्तक होना चाहिए, सर जमीन पर सजदा करना चाहिए, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करके, खैर। तो ये सारी बातें जब हमने बोली, तो मैंने तो बोली, बाकियों ने किसी के कान में जाके हवा फूंक दी हो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अभी भी मानती हूँ शायद कुछ लोग होंगे जो बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी गुरूर में आ गई है, इतना रोष उनमें भर गया, इतना अहम उनमें भर गया कि वो अब किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो तो रहा ये है। ये जो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, ये बेसिकली वो अमित शाह और मोदी डिसीजन मेकर हैं, या 100%। आपको क्या लगता है कि ये जो नीचे प्रदेशों में अध्यक्ष बना देते हैं, प्रदेशों में महामंत्री बना देते हैं, प्रदेशों के संगठन मंत्री बना देते हैं, आपको क्या लगता है इनकी चलती है? जब तक के पीएमओ एचएमओ से फर्रा नहीं आ जाता, तब तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हिलते इनके। आप बात कर रहे हैं प्रदेशों की, ये सिर्फ और सिर्फ
टू डुअल सिस्टम का जो शिकार हो गया है देश, और वो वही डुअल सिस्टम वो दोनों चला रही हैं। टॉप टू लीडरशिप बताती हैं क्या करते हैं। मैं चैनलों का नाम नहीं लेना चाहती, मैं उस पे आऊँगा, पर पीएमओ से तो मैंने सुना है कि सुबह सुबह फर्रा भी जाता है कि कौन से चैनल पर कौन सी डिबेट होनी है, कौन सा एंकर क्या ट्वीट करेगा। लो, मैं नाम नहीं लेके बता सकती क्योंकि व्यक्तिगत नहीं, संबंध भी बिल्कुल, हैं। राइट। कितने टॉप एंकर्स ने मुझे ये बात कही है, मेरे जो व्यक्तिगत दोस्त भी हैं, टॉप एंकर्स ने मुझे ये बात करी है कि हमने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया तो हमें फ़ोन आ गया चैनल से, हमारे ही चैनल से, कि ये ट्वीट मत करो, ये ट्वीट डिलीट कर दो, ये हम लोग इस पे ट्वीट नहीं कर रहे, हम इस पे बात नहीं कर रहे। वो तो एंकर है, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, आपको बताया जा सकता है कि आज हम इस सब्जेक्ट पर नहीं लाइन ले रहे, आप मत बोलिए। ये तरीका है काम करने का, डिसिप्लिन है, मैं मानती हूँ। एंकर क्या है? और फिर आपको कह दिया जाता है गोदी मीडिया, तो बड़ी मिर्ची लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंतर चल रही हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आज मुझे लगता है मैं तो एक बहुत छोटी सी एक कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी की, बहुत छोटा सा थोड़ा बहुत काम कर लिया है और आगे इच्छा रखती हूँ पार्टी के लिए काम करने की, लोगों की जनसेवा करने की। अगर मेरे मुख से कुछ बातें जा रही हैं देश तक, आम लोगों तक, मैं तो बहुत आभारी हूँ कि लोग मुझे सुन रहे हैं। बस मैं ये जानती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ कि आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर यकीन कर लीजिए, क्योंकि मैंने पार्टी को 8 साल दिए हैं। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि आपने लंबा टाइम दिया एक तो, और आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रही हैं। तो जो आपने अभी बात बोली, तो इस यहाँ पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है? जैसे अभी रेखा गुप्ता सीएम बनी, या छत्तीसगढ़ में सीएम बनना हो, राजस्थान में हो, एमपी में हो, तो ये माना गया कि पर्ची वाले सीएम बनाए जाते हैं। तो ये सीएम भी पीएमओ से डिसाइड होते हैं कि किसको बनाना है? जाहिर सी बात है। नड्डा जी की कुछ नहीं चलती है? नड्डा जी की कैसे चल जाएगी? नड्डा जी बड़े क्यूट हैं, ही इज लाइक अ टेडी बेयर। मैं तो बोलती हूँ बड़े क्यूट है वो, बड़े टेडी बेयर जैसे हैं। मुझे तो लगता है कि पंचिंग बैग बना दिया है उनको, क्योंकि टेडी बेयर को कई बार बच्चे पंचिंग बैग बना लेते हैं, तो वही पीएमओ एचएमओ से पंचिंग बैग बन गया है कि जो बोलना है, एक पंच मारा हो गया, दूसरा पंच मारा हो गया, तीसरा पंच मारा हो गया। आपको क्या लगता है इतना समय क्यों लग गया एक दिल्ली की दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनने में? हाँ। आप तो इतना वाहवाही ले रहे थे, बटोर रहे थे, लोगों के कानों में अजान दी जा रही थी कि परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया, परवेश वर्मा जीतेंगे, अरे रमेश बिधूड़ी हार गए वरना उन्हीं का नंबर था, अरे आशीष सूद जी बनेंगे, बहुतों के नाम इन्होंने लिए। आप देखिए ऑल ऑफ अ सडन रेखा गुप्ता जी को इन्होंने टाइम लेकर रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया। इनसे दो फायदे होते हैं। एक तो इन्होंने एक मैसेज दे दिया जो ये चाहते थे देना कि हम महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बहुत अच्छा मैसेज जरूर दिया है, लेकिन उस मैसेज का फायदा तभी है जब उस महिला मुख्यमंत्री की डिसीजंस को, उसके चलाने के तरीके को, दिल्ली को चलाने के तरीके को आप माने। लेकिन सबको पता है कि जब जैसे ही पीएमओ एचएमओ से फोन आ जाएगा तो रेखा जी ऐसे हो जाएंगे, यस मैम, यस सर, हाँ जी बताइए क्या बोलना है, क्या करना है, ये क्या लाइन लेनी है, वो भी पीएमओ और एचएमओ से आती है। लगातार हमने तो ये भी सुना है कि पर्चे बन रहे थे, दिल्ली के संगठन मंत्री और दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पर्चे बना रहे थे कि ये मुख्यमंत्री होंगे और ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, और रेखा जी का नाम तक नहीं था, और ऊपर पर्चे गए और उनके मुंह पर फाड़ दिए गए। और फिर वहां से एक फर्रा आता है कि भैया ये मुख्यमंत्री है, और आप देखिए विधायक दल की बैठक में चुनी जाती है ना नेता, पहले ही साइन करा लिए गए थे। मैं अंदर की बात बता रही हूँ आपको, पहले ही बाहर गेट पर दस्तखत करा लिए गए थे नाम पर। ओके। परवेश वर्मा क्या है इस समय, क्या है? मंत्री है क्या? पीडब्ल्यूडी। आप उनके घर के बाहर जाकर देखिए, मैं बताऊंगी मैं ये क्यों बोलूं, उनके घर के बाहर जाके देखिए, आज तक कार्यकर्ता को ये लगता है कि वो डिप्टी सीएम है। उनके घर के बाहर पोस्टर्स लगा रखे हैं। तो उनको मंच पर बिठाया, विजेंद्र गुप्ता को बिठाया, मैं समझती हूँ क्योंकि स्पीकर हैं। परवेश वर्मा को मंच पर बिठाया और उन्हीं के मुख से इस बात को कहलवाया कि हमारी जो नेता है विधायक दल की, वो रेखा गुप्ता होंगी। साइन तो पहले ही हो चुके थे ताकि वो नाराजगी दूर हो जाए, क्योंकि परवेश वर्मा सोच कर बैठे थे कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज तक आप देखिए कितने प्यार से उन्हें मंच पर बिठा के बाहर आके किसी ने कोई सफाई नहीं दी। खबर फैली जो प्राइम न्यूज चैनल्स ने चलाई कि रेखा गुप्ता बनी सीएम और परवेश वर्मा बने डिप्टी सीएम, विजेंद्र गुप्ता बने स्पीकर, ये फैली थी। अगले 2-3 दिन बाद अखबारों में कितने प्यार से पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा 10 बार लिखा गया, ताकि ये बात लोगों में बड़े प्यार से चले जाए, नहीं डिप्टी सीएम नहीं, पीडब्ल्यूडी बनाया है। अच्छा, तो ये आपसी रिफ्ट का मामला था।
हाँ। ये नाम जो लिखे गए थे ऊपर, वहां जो पर्चे फड़े वो ऊपर से आए थे, क्योंकि पता है कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन पर कस नहीं होता, जो बड़ तो बोले ये होते जो हैं। जो आप कसने वाली बात बोल रही हो, क्या इसी वजह से चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में हो, क्या इसीलिए इनका प्रमोशन रोका गया, इनको सीएम नहीं बनाया गया कि यहाँ से जो संदेश जाएगा शायद वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़े लीडर हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे भी उसी तरीके के। मैं ये मानती हूँ हेमंत जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, और मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ, बहुत समझदार है। ओके। दे आर वेरी क्लेवर पीपल, वेरी क्लेवर। इन्होंने क्या किया, जो आपने बात कही, बड़े बड़े जितने नेता थे जिन्हें लग रहा था कि आज नाम बढ़ रहा है, कल को राइट। ऐसा ना हो कि देश के प्रधानमंत्री का की नाम रेस कम में। हो जाए और उनका बढ़ जाए, क्योंकि आप देखिए ये गलती दोहरा कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में ये गलती कर चुके हैं। और आपको पता है ना कि एचएमओ की और सीएमओ यूपी की बनती नहीं है, ठनी है, हाँ। वहां से वो अपने मैं उस पे आऊंगा, हाँ, हाँ, वो पहले अपने आप इसको क्लियर करिए, फिर उस पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आऊंगा भेजते आऊंगा हैं, पहले और इस पे। सीएम हाँ। आदित्य, मैं योगी नहीं कहती क्योंकि योगी वाली उनकी हरकतें नहीं है, तो आदित्यनाथ जी मिलते नहीं है उनसे, पता है ना हाँ आपको? हाँ हाँ। जनता को नहीं मंच पता, पे भी जनता वो को पता चल मंच जाए, पे भी मंच एक पे भी साथ में नहीं हो नमस्ते भी नहीं पाता। करते हाँ, हैं। तो इस तरह से सीएमओ और एचएमओ की बनती नहीं, और अगर एचएमओ की सीएमओ से नहीं बन रही तो लाजमी है कि पीएमओ की भी नहीं बन रही, क्योंकि एचएमओ तो राइट हैंड है पीएम के, ये तो आज से नहीं बचपन से लंगोटिया यार हैं वो तो। खैर, मैं ये बात इसलिए कह रही थी क्योंकि आपने कहा बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने बिठा दिया, बिल्कुल, क्योंकि इन्हें डर है। अब मैंने क्यों कहा थिंक टैंक बड़ा क्लेवर है, बड़े स्मार्टली, और थिंक वेरी टैंक में दो ही लोग स्मार्टली, हैं, थिंक टैंक में दो ही लोग हैं दो ही उनके, लोग मतलब आसपास के टीम मेंबर्स काम करते होंगे, हैं, हाँ ठीक है। पर लीड दो ही लोगों की है। ठीक है। अभी बड़ी मजेदार बात है, इनका थिंक टैंक इतना शाना है, इन्होंने बड़े प्यार से उनको बिठा के केंद्र में बिठा दिया, कैबिनेट में दे दिया, उन्हें एक पद भी खट्टर दे जी को, दिया, हाँ, शिवराज जी को, हाँ। दोनों को बिठा दिया। लेकिन एक जनता में मैसेज क्या दे दिया, जो आम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, कि कल को तुम भी मुख्यमंत्री पद पे आ सकते हो, तुमको हैंड पे किया जा सकता है, तो काम करते रहो। राइट। और बेचारा कार्यकर्ता मजबूर, हाँ जी काम करते रहो, हाँ जी काम करते रहो, कल को ये हमारा काम करेंगे। बड़े प्यार से इन्होंने एक मैसेज दिया है, मैसेजिंग भी हो गई। चाहे वो भजन लाल जी हों, चाहे मोहन यादव हों, चाहे छत्तीसगढ़ में हों, सबके लिए, चाहे रेखा गुप्ता हों, सबके लिए इन्होंने यही करा। क्या है, रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है, पार्षद रही थी, उनको उठा के आपने मुख्यमंत्री बना दी, बहुत अच्छी बात है। तो वो मैसेज आपने बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन उस मैसेज का फायदा तभी है जब वो इम्प्लीमेंटेशन रेखा गुप्ता के हाथ में हो, कि मैं इम्प्लीमेंट अपने दम पर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री, वो तो है नहीं ना। अब ये लोगों को तो पता चलेगा नहीं, ये तो अंदर के संगठनात्मक लोग बता सकते हैं, मैं बता सकती हूँ, और भी लोग जो संगठन में है वो बता सकते हैं, आप हम जो राजनीति समझते हैं वो बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने करी हैं जो लोगों को बुद्धू बनाने का काम ये लगातार करते आए हैं, मैं तो यही कहती हूँ। अच्छा, अब आते हैं वापस योगी जी वाली जो आपने बात बोली। आदित्यनाथ, हाँ, आदित्यनाथ सीएम यूपी के, और अमित शाह की नहीं बनती है, ये अब शायद जग जाहिर हो चुका है कि नहीं बनती है। लेकिन क्या ये बीजेपी में, पार्टी के अंदर भी इस बात की गर्माहट रहती है कि देखिए वो डिसीजन हो गया? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, परसेप्शन ये है, लोग ये बात करते हैं कि योगी जी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं 2024 के लोकसभा अरे चुनाव में। योगी तो प्रदर्शन करते ही नहीं है नहीं भैया, नहीं, आदित्यनाथ करते हैं, हाँ योगी सुनिए, तो प्रदर्शन करते ही नहीं है। आदित्यनाथ, चलिए मैं आदित्यनाथ मान लेता हूँ, आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इतनी बुरी हार लोकसभा चुनाव में, यूपी में इतनी सीटें नहीं हारते बिकॉज ऑफ अमित शाह। वो अमित शाह ने उनके बताए हुए सांसदों को नहीं चुना या उनको टिकट नहीं दिया, इस वजह से हारे हैं। तो ये बड़ी लड़ाई चलती रहती है, इसको लेके पार्टी में क्या बातें होती हैं? मैं अब आपको बताती हूँ, जो आपने कहा पार्टी में सबको पता है कि पीएम एचएम की सीएम यूपी से नहीं बनती, आदित्यनाथ जी से नहीं बनती, योगी मोदी जी से भी नहीं बनती? नहीं। आप फिर वही तो मैंने आपको वही तो हायरार्की समझाई। एचएम कौन है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। अमित शाह कौन है, मोदी के राइट हैंड। हाँ। तो जब अमित शाह की नहीं बन रही तो मोदी की तो अपने आप नहीं बन बट रही। मोदी जी दिखते हैं उनके साथ, मतलब दिखेंगे तो है कंधे पे ना। हाथ रखते हुए घूमते हुए पिक्चरें आती हैं। देखिए बहुत अच्छी पीआर टीम है, बहुत अच्छे फोटोग्राफर बिठाए हुए हैं, तो और ये अमित बहुत शाह के साथ अच्छा भी तो हो think सकता है। tank है। कहीं तो नाराजगी भी दिखानी अच्छा, पड़ेगी ना, नाराजगी। देखिए अमित शाह और मोदी में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो मोदी जी ने कर लिया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, और जिस तरह बन गए, और जिस तरह का उन्होंने नैरेटिव अपने लिए, अब मैं 2024 से पहले की बात करूं, जिस तरह का प्रेम उन्होंने लोगों से अपने लिए पाली, और जिस तरह का अपना जो मैं कहूंगी अपनी एक पिक्चर पोर्ट्रे करी है, ऑरा पोर्ट्रे करा है, वो अमित शाह में नहीं है। वो टैलेंट ही नहीं है। ये मोदी जी में टैलेंट है, वो देखिए कहीं भी रो देते हैं,
कहीं भी उनकी आंखों से पानी टप 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 गिरने लगता है। अच्छा, काम वो इतना करते हैं, उनको याद रहता है कि काम करना है, मेहनत करनी है, तो मैं नाम भी याद रखूँ, लोगों के पद भी याद रखूँ। वो उनकी मेमोरी थोड़ी, ठीक है, जो तारीफ शार्प है। लायक है वो काबिल तारीफ है, वो उनकी थोड़ी शार्प है, तो वो चीज़ उन्होंने अचीव कर ली। लेकिन अमित शाह उस तरह के व्यक्ति नहीं है, वो लीडर नहीं है। मोदी जी लीडर बन गए पर अमित शाह लीडर नहीं है। आप हमेशा याद रखना, एक व्यक्ति ऐसा होगा, अगर दो लोगों का गुट है और दो लोग चला रहे हैं, तो एक लीडर होगा और एक वो होगा जो थिंक टैंक, इसलिए चाणक्य कहा जाता है मैनेज कर ले। मैनेज करना, तो वो मैनेज करते हैं। मैनेजर हैं। तो जब मैनेजर होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा मेरा जो जूनियर मैनेजर है वो काम कर रहा है, कौन सा जूनियर मैनेजर कानाफूसी कर रहा है, किसको कौन सा टाइट करना एचआर है। मैनेजर क्या कर रहा है, सब पता होता है। तो ये उनको मालूम है। तो जाहिर सी बात है, पीएम है, वो प्रधानमंत्री के पटल से उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। खैर, उन्होंने भी अपना स्तर गिरा लिया है, पर फिर भी चलो फोटोग्राफी चल रही है। लेकिन हाँ, अमित शाह इस तरह की चीज़ें नहीं करते और ये जग जाहिर है। अब आपको याद होगा, अभी बीच में खबर मीडिया से ही हमें भी पता चली थी, फिर अंदर से, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, 2-3 दिन लगातार खबर चली थी मीडिया में कि क्या दिल्ली के सीएम बदले जा सकते हैं। अच्छा। आपको याद नहीं है 2022 के चुनाव हाँ से हाँ, पहले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2022 के चुनाव से पहले क्या यूपी के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हाँ हैं? हाँ, चली थी खबर। योगी जी आए भी थे, वे दिल्ली आए थे। हाँ। आदित्यनाथ जी की राइट स्पेशली बैठक भी हुई राइट थी, वो राइट। अमित शाह वो जी आपने से भी मिले दिल्ली थे। बोल दिया ना, तो यूपी की नहीं, जगह मैं पे- उत्तर हाँ, प्रदेश, हाँ, माफ करिएगा, हाँ, उत्तर प्रदेश में राइट खबर चली थी हाँ और कि नेशनल हाँ मीडिया ने हाँ, चलाई अग्री थी। अग्री अग्री अग्री। लेकिन उसके बाद वो नहीं बदले गए। अब जब चुनाव हो गए, 2-3 दिन, 2 साल निकल गए, तो हमने भी बातें करी, चर्चा हुई, हमारे भी संबंध अंदर हैं, कहीं ना कहीं बात हो जाती है, पता करते हैं। तो जब पता चलता है कि, मैंने भी पूछा, एक सिटिंग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगेन नाम लेना नहीं, सही बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं एथिकल भी नहीं नहीं है, मैंने उनसे पूछा भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा ऐसा कुछ है क्या भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कुछ चल रहा है कि आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं। अब मैं बताती हूँ उनके शब्द, ये भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा ये खुद हारेगा और इसे हराएगा एचएमओ, और ये जब उत्तर प्रदेश में हारेगा तो उत्तर प्रदेश में हारने के बाद इसके खुद ही अपनी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर हटा दिया और उत्तर प्रदेश जो ये हारेंगे, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में हारेगी। और ये मैं लिख एचएमओ के दे हराएगा। सकती हूँ, जनता आप हराएगी। नहीं, आपने भी बोला। मैं बता रही हूँ, ओके। एचएमओ सपोर्ट करेगा कि हाँ हारे, वो मेहनत नहीं करेगा। आप अच्छा। देखिएगा, कार्यकर्ता जो पूरे देश का है वो सपोर्ट नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हारेगी। इनका ही कार्यकर्ता हराएगा, इनको जनता हराएगी। आप देखिएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को योगी बनते हैं, वो लोगों ने देख लिया है कि योगी पर वोट दिया था हमने, पर ये योगी है नहीं, जितनी इनकी गंदी हरकतें नहीं, हैं, बातें हैं। मेरी बात पूरी हो लेने दो। अब देखो, अगर ये अभी बदल देते हैं तो आदित्यनाथ को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये कह देंगे कि मुझे हटाया इसलिए उत्तर प्रदेश हारे। तो ये हटाएंगे नहीं, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप लिख के ले लो हेमंत, ये आप चला देना जिस दिन हाँ, हारेंगे। ऑन रिकॉर्ड है ये। हाँ, आप ये चलाना बाईटी स्पेशली हाँ, निकाल अलग के, से और निकालो। जिस दिन आदित्यनाथ हारेंगे उस दिन आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस दिन सरकार बनाएगी तो कांग्रेस से ज्यादा एचएमओ और पीएमओ खुश होगा कि बड़ा आया था मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का पद छीनने। नहीं, बट अब आप बोल रहे हैं कि आप समझे मैं क्रोनोलॉजी? नहीं, मैं समझ गया। और एक दो किस्से बताइए। अभी तो खैर यही मुझे लगता है कि काफी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के, अब जो सांसद मुझे बताते हैं वो मुझे कल से बताना ना बंद कर दे। नहीं, क्यों? क्योंकि नाम तो हमारे नहीं ले रही ना? नाम मैं नहीं ले रही। बिल्कुल। कुछ सांसद वो लगातार मेरे कांग्रेस पार्टी में आने के बाद से मेरे साथ संपर्क में और मेरे से बहुत खुश हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि हमारे पास अब जो चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में गलत, आदित्यनाथ की जो एडमिनिस्ट्रेशन में गलतियां हो रही हैं, जो कमियां हैं, जो ये लोग बिना बिडिंग के टेंडर पास कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम तो बोल नहीं सकते, हम केंद्र में हैं और सरकार भी हमारी ही बनी हुई है, लेकिन हम तुमको वो चीज़ें देंगे, तुम ज़रूर उठाना। और ये हो रहा है क्योंकि खुद इनके सांसद, इनके विधायक, इनके जो नेता हैं वो परेशान हैं, बूथ लेवल का कार्यकर्ता तक परेशान है। इतना बुरा हश्र उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ता का, अपनी पार्टी का कर दिया है। आज पुलिस के पास वो ताकत ही नहीं है जो पुलिस के पास होनी चाहिए। आप उन्हें क्या बना दिए हो, कठपुतली? नहीं, पुलिस वालों के पास तो ताकत है। संभल में देखिए
किस तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं मैं योगी जी? कठपुतली है ना, जो कहलवाना था आदित्यनाथ ने वो कहलवा दिया, नैरेटिव बिल्ड कर दिया और उसके बाद उस स्टेटमेंट को बैक कर दिया। ये तो नैरेटिव है। नहीं बट लेकिन आप जाइए और एक कंप्लेन दर्ज कराइए और आपको लगता है कि वहां पर कार्रवाई हो जाएगी तो मैं मान जाऊंगी। नहीं लोग मतलब परसेप्शन तो ये है कि कानून परसेप्शन व्यवस्था परसेप्शन ही तो बनाने में बहुत बढ़िया है। कौन सी कानून व्यवस्था की ग्राउंड पर बात कर लोगों रहे का हैं? कहना मैं ही था। जानना चाहती हूँ कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की? आज भी लगातार रेप हो रहे, भारत पूरा रेप कैपिटल बन गया। मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। कौन सी कानून व्यवस्था की बात करें? आज भी वो गुंडागर्दी हो रही है उत्तर प्रदेश में जो पहले नहीं हुआ करती थी, आज वो बढ़ रही है। इनके खुद के नेता भी होली पे, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हूँ, कोई दो अलग अलग समुदाय नहीं थे, एक ही गुट में इतनी झड़प हो गई और पुलिस ने जाकर दोनों पक्ष की एफआईआर लिखनी चाहिए थी। एक ही पक्ष की क्यों लिखी? क्योंकि दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। मैंने तो ट्वीट कराया। वो कौन से कानून व्यवस्था की बात करें? हाँ, वो कानून व्यवस्था जरूर है क्योंकि आप गोरखपुर के हैं। गोरखपुर में मदनी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, आपने जाके उसको फिर भी बुलडोज कर दिया। वो कानून व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है कि ये फोन करते, बुलडोजर आ जाता है और गिरा देते हैं। पता है ना, अभी अभी हाल ही में गोरखपुर में मदनी मस्जिद का इन्होंने क्या किया। कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए कोर्ट हैं। तो कई बार बोल चुका है कि आप ऐसे एक्शन नहीं ले सकते क्या हैं। करना क्या चाहते हो? जब आप संविधान से नहीं चलना चाहते, आप कोर्ट से नहीं चलना चाहते, तो आप करना क्या चाहते हो? तानाशाही दिखानी है? फिर आपको अगर कह दिया जाता है तो कि आप ही हिटलर हो, तो आपको बड़ी मिर्ची सर से पांव तक लग जाती है। पर है ना सच, जब आपको कोर्ट लगातार कह रहा है, जब आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, जब आप बुलडोज कर देते हो लोगों के घरों को, लोगों की मस्जिदों को, दरगाहों को, आप तो कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ रहे, वहां मुर्दे गड़े हुए, वहां तो शर्म कर लो आदित्यनाथ। जब आप वो तक नहीं कर रहे तो आपको ना योगी कहने का, कहलवाने का हक है और ना ही मुख्यमंत्री बनने का हक है। अच्छा एक बात बताइए मैम, अभी फिलहाल जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है कि 2024 में जब 240 सीटें आई तो बेरोज़गारी की बहुत मुद्दा बना, महंगाई मुद्दा बना, बहुत सारे मुद्दे थे। तो जब इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं कि हंगर इंडेक्स में भारत का ही नंबर आ गया है, फ्रीडम इंडेक्स में हम यहाँ पे आ गए हैं, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस तरीके के मुद्दों पे क्या पार्टी के अंदर चर्चा होती है या सब चंगासी वाला स्थिति रहती है या लोग आवाज़ उठाते हैं? जैसे अभी अमेरिका वाला मुद्दा रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नहीं उठा रहा भारतीय जनता पार्टी में। मतलब अंदर भी पार्टी में बात नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आवाज उठाएगा तो अपनी कब्र खुद खोद लेगा और अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं, उल्टा उसको साइडलाइन और कर देते। मैं तो आप बीती बता नहीं रही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपस में बात करते हैं, मतलब उठाना एक हो गया नहीं, कि आपस में बात करके भी इनको क्या फायदा? आप अगर जैसे नहीं, हम आप लोग और आपस में बैठते हैं जैसे, देखिए तो देखिए कहते हैं महंगाई तो यार बहुत है लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम बीजेपी देखिए, अब आम जनता तो बात कर रही है, नहीं नहीं, आम जनता नहीं, कार्यकर्ता, मैं बता रही हूँ, हाँ। कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक पद पर, मैं ऑर्गेनाइजेशन का संविधान बता रही हूँ, मैं सरकार का नहीं बता रही हूँ, जो संगठन का होता है, जो संगठनात्मक पद पर बैठा है, वो व्यक्ति ये बोलने की जुर्रत कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर गलती से भी किसी तीसरे बंदे ने सुन लिया और उस व्यक्ति को बता दिया, जो वहां से एक्शन महंगाई ले की बात सकता कर है। रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पता है ना कि मीडिया कहीं पे भी बैठ के सुन सकती है। आपको पता है कि कार्यालयों में कैसे होता है, कार्यालयों में पत्रकार घूम रहे होते हैं, सूत्र घूम रहे होते नहीं, हैं। मैं कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो ऐसी पर्सनल हम जैसे लोग आप तो दो लोग देखिए मिले। चर्चा कर रहे हैं, घर पे बैठ के तो सब चर्चा करते हैं, सबको पता है कि फूड इन्फ्लेशन 12% हो गई है, महंगाई का दर बढ़ता ही जा रहा है, बेरोजगारी है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, एमएसएमई पर इतनी मार पड़ रही है कि एमएसएमई खुलती है और बंद हो जाती है, जीएसटी का मार, ये लोग टैक्स टेररिज्म कर रहे हैं, ये सबको पता है, किसी नहीं पता, पर फिर भी वोट देंगे मोदी सरकार को। नहीं वो ये तो देखिए, मतलब पब्लिक हो गई। नहीं नहीं, आम लोग, ये मैं कार्यकर्ता की अच्छा, भी बात कार्यकर्ता करूं। की बात करें। देखिए मैं तो बताती उनका हूँ, कहना ये है ना कि मैं हम बताती हूँ हेमंत जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, और वो ये कि इन सब ने मोदी को भगवान मान लिया है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, और ये है मोदी जी ने भी यही बोला था। तो देखो पता नहीं कब इनके कब कल कुछ कहा कल इन्होंने तो उन्होंने कि बोला मैं शक्तिशाली हाँ, नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, वो तो पॉडकास्ट में बोला ना, इन्हीं के सांसद ने कल जो बोला कि मैं सदन में वो खड़े शिवाजी होके महाराज का, शिवाजी महाराज के पिछले ये जन्म तो में शिवाजी महाराज थे वो। पुनर्जन्म हुआ है, राइट। कल को ये ना कह दिए तो चिरंजीव है, मतलब मैं तो ये ना कह दिए तो हनुमान जी के अवतार है और चिरंजीव है, मतलब मैं क्या ही बोलूं। फिर जी, वो आप कह देते continue। बायोलॉजिकल चाइल्ड, नॉन बायोलॉजिकल, हाँ। मतलब मैं समझ नहीं परफेक्ट, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। भैया कहना क्या चाहते हो? वो मीम नहीं चलता, कहना हाँ, क्या चाहते कहना क्या चाहते हो, पहले ये बता दो। खैर, तो मोदी को भगवान मान लिया भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने। अब जब मैं कार्यकर्ता कह रही हूँ तो कार्यकर्ता ने भी, नेता ने भी, विधायक ने भी, सांसद ने भी, मंत्री ने भी, संगठनात्मक पद पर बैठे हुए लोगों ने भी, ये रियलिटी है। वो कैप्चर करना आसान नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री ने, अचीव किया है। नरेंद्र मोदी ने अचीव करा, नहीं या सीरियसली, एंड इट इज कमेंडेबल, इट इज कमेंडेबल। मैं एक एग्जांपल दे दूं, उसमें कंटिन्यू करना। एक मैं अभी
कैब से आया था तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि बड़ा बड़ी परेशानियां हो रही हैं, महंगाई। वो कोई दिक्कत नहीं सर, पेट्रोल 1000 लीटर भी हो हाँ जाएगा, मैं ले लूंगा, रहेंगे देश, तो मोदी हाँ जी। रहेंगे मोदी जी। राइट। तो ये ना एक एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ना इन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया, वो अचीव कर लिया है मोदी ने, और ये मैं मानती हूँ करा है, और इसके लिए भी दम चाहिए। मेरे पापा कहते हैं बुद्धि छीन ली है, बुद्धि निकाल ली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम अब हाँ। हो रहा है, और ये बात सच है कि बिल्कुल सही कहते हैं आपके फादर साहब कि बुद्धि छीन ली है। कहीं से ना ऐसा लगता है जैसे वाकई लोगों से इन्होंने कुछ छीन के अपना कुछ भर दिया है। वो पॉसिबल नहीं है, पर उन्होंने एक परसेप्शन ऐसा बना दिया है, और वो अचीव करा है उन्होंने। देखो ये मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं हम जहाँ विपक्ष में बैठे हैं, शायद हमसे भी कुछ कमियां रही कि हमने वो नैरेटिव बिल्ड होने दिया। राइट। हमने भी, हमारी भी शायद मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही है। और मैं ये देखो आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो अब विपक्ष में हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ agree। कि हम में कुछ कमियां रही और हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अब हमने मेहनत में थोड़ी सी भी, हम कर रहे हैं, बहुत मेहनत नहीं कर नहीं, रहे अच्छी हैं, मेहनत हुई 2000 हाँ लोकसभा बहुत चुनाव में, अच्छी, बहुत थोड़ी हमने, सी अगर और वही दम मैं कहीं कह रही हूँ, लगता। हमने बहुत अच्छी बहुत मेहनत अच्छी करी और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। राइट। अगर हम अब बैठ गए तो मेरा देश, जैसे कल रात नागपुर जला है, एक इलाका जला है, पूरा देश जलेगा। और ऐसा जलेगा कि भुखमरी होगी, ऐसा जलेगा कि लोग एक दूसरे को काटने खाने दौड़ेंगे, ऐसा जलेगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से डरेगा और एक धर्म दूसरे धर्म को जलाने की कोशिश करेगा। जो 1947 में हुआ था, मैं नहीं चाहती और कोई नहीं चाहता भारत का व्यक्ति कि वो रिपीट हो। हमें वो नहीं देखनी, इतिहास उसे नहीं दोहराना, हमें नहीं देखना। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी नफरत फैला रही है कि वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा हो सकता है। अब मैं भी ये चर्चा करती हूँ, मैं आज ही सुबह जब मैंने ये खबरें देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बयानबाजी करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग इस तरह की बयानबाजी सुनना चाह रहे हैं और इस बयान से खुश हो रहे हैं, और इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि लोग तो यही सुनना नहीं तो चाहते हैं। एक्चुअली है ये वही मैं कह रही हूँ, है। बैंग ऑन। या लोग ये चीज़ सुनना चाह रहे हैं, तो शायद हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि ये देश प्रधानमंत्री मोदी नहीं, हमारी खुद की वजह से तो नहीं जल रहा, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को उस पटल पे बिठा रखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रखी है जो ये चीज़ें बोल रही है जिनसे आना जाना कुछ नहीं है। आप कभी किसी नेता मंत्री के, कल क्या हुआ, बजरंग दल के लोग वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि हम जो वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, सौहार्द उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश करी। ये तो खबरें कह रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे मत कह देना कि बजरंग दल, ना भैया ना। मैं तो कह रही हूँ, नहीं नहीं मैं आपको नहीं कह रही, हाँ जनता को समझना चाहिए, ये खबरें बता रही हैं, मुझे भी राइट। खबरों से पता चल रहा है, मैं नागपुर नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ। लेकिन क्या ये देश की ज़रूरत है? क्या ये देश में होना चाहिए? क्या ये देश का मुद्दा सुलझा रहा है? क्या ये देश को रोजगार दे रहा है? क्या ये देश की जीडीपी बढ़ा रहा है? क्या ये देश की अर्थव्यवस्था सुधार रहा है? क्या ये देश की महिलाओं को सुरक्षित कर रहा है? क्या ये बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है? आप देखिए 61,885 स्कूल 2018 से 22 के बीच में बंद हो गए, हाँ सरकारी स्कूल ही स्कूल बंद हो हाँ गए। बंद हो रहे हैं। 10 शिक्षकों की लाख कमी है। टीचर की, हाँ 10 लाख पोजीशंस खाली हैं, खाली टीचर्स है की खाली सब पड़ी हैं जगह। वो जगहें। ये मुद्दे हैं ही एजुकेशन नहीं ना आम बजट पब्लिक इन्होंने के आधा लिए। कर दिया एजुकेशन, तो ये देखिए मुद्दे क्या हैं। औरंगजेब मुद्दा है क्या? हाँ बड़ा मस्त है। बाबर मुद्दा है क्या? ओ बड़ा खुश हैं लोग, कह रहे हैं बहुत बढ़िया, वहाँ कब्र उखाड़ के फेंक दो। हाँ बहुत खुश दिल्ली में आप सुनिए, मुस्तफाबाद में मुझे बड़ी हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर। मोहन बिष्ट जी जीतते मुस्तफाबाद से, मोहन बिष्ट साहब विधायक बनते हैं, डिप्टी स्पीकर भी शायद बने वो। हाँ वो विधायक बनते हैं और विधायक बन के बड़े खुश, बहुत अच्छी बात है भैया, मुस्तफाबाद मुसलमान बहुल हमने हरा उसने दिया। हरा दिया हाँ। और चलिए इंपॉर्टेंट है, आप विधायक बने, आपका खुश होना लाजमी है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप जैसे जीतते हैं, आप कहते हैं मैं इसका नाम बदल के शिवपुरी रख दूंगा। अरे भैया वो मुद्दा है क्या मुस्तफाबाद का? सड़कें सुधारो मेरे भाई, बच्चों को पढ़ाई दो मेरे भाई। अरे आजकल बड़ा चल रहा है अलीगढ़ का नाम हरिपुर करने अरे वाले। करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे देश के युवा को उससे नौकरी मिल जाएगी तो वो करो। इन्होंने कहा शिवपुरी, चलो जी कोई बात नहीं। वो इनके जोकर विधायक पटपड़गंज से जीते हैं, रवि नेगी, हाँ बहुत वो आदमी मुझे बहुत बड़ा जोकर लगता है और मैं बताती हूँ क्यों। मतलब तुम विधायक हो यार, उस पद की तो इज्जत कर लो, उस पद को, उस आपको वो संवैधानिक पद पे बिठाया है जनता ने। आप वीडियो बनवा रहे हो, अपने रील बनवा रहे हो, अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हो अपनी टीम में कि मेरी वीडियो बनाना, जा रहे मीट मांस की दुकान पे। हाँ क्या अरे नाम है? समझ नहीं आता तुम्हें? कौन हो तुम? कल से मुझे दिखना नहीं चाहिए, कल से कपड़ा नहीं हटा तो ये बंद करा देंगे। भैया तुम कौन हो? तुम कौन हो जो बंद करा दोगे? आज जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें विधायक बने हुए, तुम वहां का शासन प्रशासन नहीं चला सकते, सिर्फ विधायक हो। ऐसा नहीं है कि तुम कानून बनाते हो। किसने कहा? जाओ ना। मैं तो कह रही हूँ ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखिए मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ और जो धर्म मांस मच्छी नहीं खाता बहुत अच्छी बात है, आपको उससे परहेज है, आप ढकवाइए। लेकिन आपको वीडियो बना के ये कहना
कि कल बंद करा दूंगा मैं, तो बंद नहीं करेगा तो ढकेगा नहीं, तो वो गलत है। अब हर सुनिए, जगह नहीं, आज सुनिए, हाँ आखिरी बात। आप कहते हैं शिवरात्रि, मैं बहुत मानती हूँ शिवरात्रि पे मांस मीट नहीं बिकना चाहिए, चलो जी मत बिकवाओ, कोई बात नहीं, लेकिन 5 स्टार में तुम्हारी औकात है जाके बंद करवाने की? 5 स्टार क्या, तुम बीजेपी गरीब, शासित कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सब मिलता है, सब खाई बिल्कुल, जाता है। अरे मिलता है, हाँ गरीब का ढाबा और गरीब की दुकान बंद करवाने की तुम में औकात है, लेकिन तुम्हारी औकात है किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ और कहो जी आज मांस मच्छी मीट नहीं मिलेगा क्योंकि आज शिवरात्रि है। अगर वो तुम्हारी औकात है तो बात करना। राइट। ये जो जुमलेबाजी करनी है, डराने की राजनीति करनी है, लोगों को बहकाने की राजनीति करनी है, ये मत करो, रियलिटी बताओ। तो अब मैम आते हैं क्योंकि आप स्पोक पर्सन रही हैं बीजेपी में, अब वहाँ पे वापस आते हैं जो आपने पहले बात बोली कि एक फर्रा आता है उसके हिसाब से डिबेट्स डिसाइड होती हैं, कुछ एंकर्स को ट्वीट करना, इन सब बातों पे थोड़ा थोड़ा मैं आपसे जान लेता हूँ। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने जो बात बोली कि पीएमओ डिसाइड करता है कि क्या डिबेट होगी, ये मतलब कैसे पता चला आपको? जोशी जी का नाम नहीं सुने हैं? हाँ, हिरेन जोशी जी का नाम सुना है, पवन खेरा जी कई बार जिक्र करते हैं उनका। ये बात रियलिटी है, अच्छा। जो पवन भाई बोलते हैं हम्म। ये बात रियलिटी है। और ये मैं, आज लोग माने ना माने, लेकिन ये मुझे भारतीय जनता पार्टी में थी, मैं तब से इस बात को जानती हूँ कि हिरेन जोशी जी लगातार वो सुबह पीएमओ से नोटिफाई कर देते कि आज इस पे डिबेट होगी, आज ब्रेकिंग ये चलेगी। मेरे को तो किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने बताया था, मुझे भी नहीं पता था। वो मेरे घर पे चाय पीने आए थे, हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ मीडिया की चर्चा हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई साहब इस काम को मैं सोच रही थी इससे करे, तो उन्होंने मुझे बोला कि जोशी जी से कैसी है। मैंने कहा मेरी तो बात नहीं है, मैं तो नाम भी नहीं सुनी। मैंने कहा ये कौन है? कह रहे, तो मैंने गूगल, सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले गूगल करते हो। अच्छा, गूगल पे भी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो कहते वो इन्हीं लफ्ज़ों में बोला जिन लफ्ज़ों में मैं अब बयान करूँगी कि सुबह सुबह देखा है कभी चलती है ब्रेकिंग, टिकर देखे हैं वो चलते हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे कौन डिसाइड करता है? मैंने कहा चैनल। बहुत बड़ी गलतफहमी है, जोशी जी डिसाइड करते हैं, वो सुबह भेजते हैं, वो जो बताते हैं चैनल में वही चलता है। तो अगर मीडिया में तुम्हारी कुछ मदद हो सकती है या तुम्हारा कुछ काम हो सकता है तो तुमको वहीं से कराना पड़ेगा, उनके पास सारा होल्ड है। कौन सा एंकर, ये भी उन्हीं के शब्द है, मेरे नहीं है, और बाखुदा मैं वही रिपीट कर रही हूँ, मेरा दिल और भगवान तो जानता ही है, कोई और जाने ना जाने। उन्होंने यही कहा कि कौन सा एंकर कौन सी चैनल में रहेगा। एक महिला एंकर उस दौरान 2-3 चैनल बदली थी, मैं नाम नहीं लूंगी, सही नहीं मैं समझ लगेगा। गया। उन्होंने कहा ये एंकर इसमें रहेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? वो हिरेन जी डिसाइड करते हैं और वही बताते हैं कि ये चैनल में ये एंकर रहेंगे और यहाँ पर ये डिबेट होगी। एंड लाइक ओके, मेरे लिए खबर है, पर तो आपने हिरेन जी से बात करने की कोशिश नहीं नहीं, करी? मैंने नहीं करी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा नहीं कि ज़रूरत है, वो तो मैं जनरली पूछ रही थी और मेरा कभी उनसे राबता ना रहा और ना ही मैंने कभी व्यक्तिगत ना हूँ, मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं उन्हें देखा भी नहीं, कभी पहचानती भी नहीं हूँ। मैं शक्ल भी अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उनकी कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक नाम है HJ, अच्छा जी। जो प्रोपोगंडा चलवाते हैं, तो ये है। ओके। तो क्या ऐसा भी होता है जब आप चैनल पर जा रही होती हैं तो उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं उसमें ऐसा भी होता है कि एंकर्स का फेस देख के स्पोक पर्सन भेजे जाते हों या चैनल देख के स्पोक पर्सन भेजे जाते हों, देखिए, ऐसा? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेती है। अब लेकिन इनका ना क्या है, 3-4 एंकर, जो 3-4 एंकर्स हैं और 3-4 जो इनके प्रवक्ता हैं, उनके फेसेस बने हुए हैं जी। कि वो उसी चैनल पर बैठेंगे। जैसे मैं कांग्रेस में भी हूँ और मैंने देखा है कि कांग्रेस पे, मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ तो ये कह रही हूँ, ये लोग नोटिस कर सकते हैं कि सारे प्रवक्ता हर चैनल पर रोटेट होते रहते रोटेशनल हैं। चलते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक कि निगहत अब्बास को एक ही चैनल पे भेजा जा रहा है या सुप्रिया जी को एक ही चैनल पे भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मैंने नोटिस करा और ये लोग भी नोटिस करते हैं। लेकिन आप कुछ सीमित चेहरे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीमित चैनलों पर देखेंगे, तो ये डिमांड की भी बात है, हो सकता है उन्हें टीआरपी मिलती हो, और ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर मैंने कहा ना थोड़ा अहम आ गया है प्रवक्ताओं में भी, इनके पास 3 दर्जन से ज़्यादा तो प्रवक्ता हैं, 33-34 तो प्रवक्ता ही हैं, कुछ मीडिया पैनलिस्ट हैं, तो घूम फिर के 40 के आसपास इनकी लिस्ट पूरी ख़त्म होती है, उसके बाद भी कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं। तो ये जो प्रवक्ता हैं वो समय ही सुबह अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको दे देते हैं कि मैं 5 से 6 अवेलेबल हूँ सिर्फ,
और 7 से 8 अवेलेबल हूँ, उसके अलावा मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो उसमें जो प्राइम डिबेट्स है वो उन्हें दे दी जाती है, एंड दैट इज़ हाउ द सिस्टम रन्स। ये वहाँ पे देखो, वही कहते हैं ना, थोड़ा फेवरेटिज्म चलता है, लेकिन आई थिंक वो तो हर जगह ही। हर जगह है और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, नैरेटिव बिल्डिंग की बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने कहा कि फर्रा दे दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रवक्ताओं की बैठक होती रहती है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे वो फिजिकल माध्यम से हो, चाहे वो छः दीनदयाल उपाध्याय में हो, चाहे विस्तार में हो, लगातार अच्छा, बैठकें चलती रहती हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस में आप आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से अब आप डिबेट कर रही हैं, तो क्या जब आप बीजेपी में थी तब सवाल उतने ही तीखे पूछे जाते थे, या आप जब कांग्रेस में आई हैं तब उतने तीखे पूछे जाते, सच बताइए। देखिए, मैं घर पे बैठी हुई थी जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, और हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे मीडिया के डिबेट्स की। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा, मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि निगत अब थोड़ा डिबेट में जाओगे तो और तैयारी कर लेना, क्योंकि ये एंकर्स जितने हैं ये बीजेपी से तो सवाल कम पूछते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल तो ये कांग्रेस पार्टी से और विपक्ष के नेताओं से ही करते हैं। तो ये लोग भी नोटिस करते हैं। ये जो आपने बात कही, ये मुझे नहीं लगता अब हमें बताने की ज़रूरत है जनता को। जनता को मालूम है कि सत्ताधारी पक्ष से सवाल नहीं करते हैं एंकर्स, और कुछ एंकर्स तो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ही बन जाते हैं, हाँ, और वो सवाल सिर्फ विपक्ष से करते हैं। वो लगातार सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता को 3 मिनट का समय दे देंगे, लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता को 1.5 मिनट में या 1 मिनट में, और कई बार तो 30 सेकंड में टोकना शुरू कर देते हैं, हैकल शुरू कर देते हैं। पर यहीं मेरी और मेरे जैसे और जो स्पोक्सपर्सन हमारे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, और बहुत ही, मैं कहूँगी, उम्दा स्पोक्स पर्सन है, बहुत ही लायक स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छा बोलने वाले हमारे पास लोग हैं, और हमारी जो सेना है वो बहुत अच्छी मजबूत लोगों की, अच्छे से बात करके आर्टिकुलेशन के साथ रखते हैं, जिसमें अग्रेसिव भी रहते हैं। ये अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमारे कंधों पर आ जाती है कि जब हम टीवी डिबेट पर बैठे तो हम गलती से भी वो डोमिनेशन उनकी लेना, हमें काउंटर करना पड़ेगा, ओवर पावर करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द ओनली वे कि आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि नहीं तो ये नैरेटिव बिल्ड कर देंगे। अच्छा, यहाँ आजकल डिबेट क्या है ना, 1:4, या पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम पर, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, आरएसएस समर्थक आरएसएस के नाम पर सब बीजेपी के सपोर्टर बैठे होते हैं, और यहाँ पर एक या दो, कोई बात नहीं, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो समय दे रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब ना करिए। वो भी वो करते रहते, बीच में हैकलिंग करते रहते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम कैसे अपनी बात को आर्टिकुलेट करके रख सकते हैं, और एंकर अगर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है तो हम दबे ना, उल्टा उसको फैक्ट्स के साथ जवाब दें, लॉजिकल जवाब दें, और कटाक्ष ऐसा करें कि वो भी थोड़ी देर चुप हो जाए। ओके, इसमें ऐसा भी होता है कि जो कुछ, मैं भी नाम नहीं लूँगा, और हम सबको पता है बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एजेंडा चलाते हैं, बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। इनको कुछ फ़ायदा, इनाम वगैरह मिलता है बीजेपी से क्या? मतलब कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना, बताना चाहें अगर आप तो। नहीं, देखिए, मैं ये ज़रूर जानती हूँ, अब ये कहना देखिए अच्छा नहीं नहीं लगता, नहीं, मैं मैं ये इसीलिए ज़रूर मैं बोल जानती रहा हूँ। हूँ कि बहुत एंकर्स के ऊपर तक संबंध है, और बहुत अच्छे व्यक्तिगत उनके संबंध है। अब उसमें उनको कुछ फ़ायदा होता हो, या आगे कुछ फ़ायदा हो जाए, जैसे चर्चाएं बनी रहती कि फला एंकर को राज्यसभा ऑफर करी गई है, फला एंकर राज्यसभा मांग रहा है, कुछ स्पोक पर्सन बन गए हैं कुछ बीजेपी। कुछ प्रवक्ता बन गए हैं। हाँ, तो संगठन में या सरकार में पोजीशंस अगर किसी की वो अपेक्षा है और किसी की एस्पिरेशन है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चलती हैं, और कुछ तो हमने लोग देखे भी हैं। पर ठीक है, ये मुझे लगता है कि हर जगह आइडियोलॉजी है, उनकी भी आइडियोलॉजी हो सकता है, आइडियोलॉजिकली वो किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि नहीं, कई बट ऐसे प्रवक्ता हैं। प्रोफेशन ऐसा है ना कि आप आइडियोलॉजी नहीं दिखा सकते ना, आपको सच नहीं 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 दिखाना नहीं, है। आगे के लिए, जैसे आपने कहा ना कि बट कुछ वो होता क्या ना कि जब एंकर्स प्रवक्ता बन गए, मैं उस पे कह रही हूँ कि वो हाँ, हो बट सकता है वो शुरू आइडियोलॉजिकल। से दिखाना शुरू करते हैं, मतलब यहाँ अपने प्रोफेशन में दिखाना शुरू करते हैं, तब पर्सनल जाके फिर वो बीजेपी में होते जाहिर हैं। सी बात बट वो है। वहाँ पे आपको नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, दिखाएंगे तो उनके आगे की रोटी कैसे हाँ, चलेगी? आप देखिए ना, वो कैसे देखिए, आप पीएमओ के, एचएम के, पीएम के या बड़े बड़े नेताओं के घर जाके दरवाजा तो खटखटाएंगे नहीं कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मुझे पद दे दो। ऐसे प्रेम कोई नहीं दिखाना देना। पड़ता है। दिखाएंगे कैसे? चैनल इज द अमेजिंग न्यूज चैनल, इज द अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, एंड दे आर मिसयूजिंग दैट प्लेटफॉर्म फॉर their पर्सनल बेनिफिट्स, and the government is allowing it, the party is allowing it, sadly the channels are also allowing it, and I feel very bad कि हम ये कहते हैं कि ये चौथा स्तंभ है देश का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। कैसे
मेरा तो ये मानना है कि आजकल जो डिजिटल न्यूज़ है, वो ज़्यादा बेहतर है। जो एग्जैक्टली जो पॉडकास्ट करते हैं, आप हो गए या कोई भी हो गए, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ आप ही की, और भी लोग जो या निष्पक्षता के साथ बात करते हैं, जो एक फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, फैक्ट्स पे जर्नलिज्म करते हैं, दोनों तरफ को तरीके से घेरते हैं, मुझे लगता है कि वो चौथा स्तंभ है। आप अब वक्त आ गया है कि इस मीडिया को चौथा स्तंभ हटाकर हमें उस मीडिया को सोशल चौथा मीडिया को स्तंभ चौथा स्तंभ कह बिल्कुल देना देना चाहिए। चाहिए। ओके, अच्छा एक बात बताइए आप, अभी जो आपने बोला कि जब डिबेट होती है तो 4 वर्सेस 1 और 4 वर्सेस 2 होती है, ये जो संघ विचारक, बीजेपी समर्थक, ये जो लोग बैठ जाते हैं, ये जाहिर सी बात है उस टॉपिक पे बैठते हैं जिस पर बीजेपी अपने ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं भेजना चाहती जब ऐसे कोई मुद्दे होते हैं। तो ये जब ये लोग बैठते हैं, ये पार्टी के ही इशारों पे जाते हैं या पार्टी के लिए ही काम करते हैं, किस एक तरीके से ना सिस्टम? एक क्योंकि एक बहुत मैं एक बस थोड़ा सा ऐड कर दूं, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट, सो कॉल सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं जो बैठ के, मतलब आप उनको सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा मुझे कि मालूम है आप कहाँ जा रहे हो। हाँ कई सारे हैं। तो मैं उनका उनका वर्किंग कल्चर समझना चाहता हूँ कि वो इकोसिस्टम में कैसे काम करते मैं हैं। बताती हूँ। एक पैनल है ऑफिशियल्स का और एक है नॉन ऑफिशियल्स का। ये वहाँ से मीडिया से, सोशल मीडिया से मैनेज होता है। जैसे सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल Official पैनल होता है, आईटी सेल का ऑफिशियल या पैनल है, agree. एक Unofficial. अनऑफिशियल है, मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ, बहुत बहुत सारे सारे ऐसे हैं। जोकरों की सेना है इनके पास जो लगे रहते हैं दिन रात, कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे ही मीडिया पैनलिस्ट और स्पोक्स पर्सन के लिए भी कुछ इनके पैनल पे हैं, कुछ नॉन पैनलिस्ट हैं, जिनको पैनलिस्ट कहते हैं, जो पैनलिस्ट हैं, और कुछ नॉन पैनलिस्ट हैं जिनको ये फ़ोन करके बताते हैं कि ये बोले। अब जब भी चुनाव से पहले बैठकें होती हैं तो आप जो बैठकें मीडिया तक नहीं पहुंचती, जिसका एक्सेस मीडिया तक नहीं होता, राइट। उन बैठकों में पैनलिस्ट जो ऑफिशियल है उनके साथ साथ नॉन ऑफिशियल लोग भी आकर चर्चा में भाग लेते हैं और वो ब्रीफिंग लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल नेता देते हैं। उस ब्रीफिंग में मैं भी रही हूँ। ओके। जो ब्रीफिंग संघ दे रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले होता है, लोकसभा के चुनाव से हाँ, पहले भी होता है, हर चुनाव वॉर से रूम पहले बनाए होता जाते हैं, है। I तो agree. हाँ, वॉर तो संघ भी देता है, आरएसएस के भी कुछ मुख्य वक्ता वहां पर होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ मुख्य वक्ता होते हैं, जो हम जब प्रवक्ता हुए या नॉन ऑफिशियल जो हैं और जो ऑफिशियल लिस्ट है, सारे बैठे होते हैं और सबको ब्रीफिंग मिल रही होती है कि टीवी पे इस तरह से बोलना और इस तरह से बोलना। तो उसमें मैं आपको बता दूं, ये संघ के समर्थक हो, संघ विचारक हो, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो, ये बीजेपी सपोर्टर हो, ये राइट विंगर हो, ये सब विश्व हिंदू परिषद, ये सोशल एक्टिविस्ट हो, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो है ही ऑफिशियली है। तो ये सारे, इनको भी ब्रीफिंग मिलती है। और आप देखिएगा, आप किसी पत्रकार से कभी बैठकर चर्चा करिएगा जो रिपोर्टिंग करते हैं, जिनके पास बीट हो बीजेपी के कार्यालय में 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में दिन रात रहते हैं भाई ये लोग। ये मिलने आते हैं नेताओं से, ब्रीफिंग लेते हैं नेताओं की, उन कमरों में इनकी एंट्री होती है जहाँ शायद ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की एंट्री ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं, ये दिखता ही है हमको। ये इसलिए मैंने सवाल पूछा मैम, एक तो हमारा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनल मीडिया है वो तो सब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। मैं डीडी देखता हूँ अब, मैं देखता हूँ कि मैं जब डीडी देखना शुरू किया था, मतलब बचपन से लेके अब, मतलब 2019 के बाद से डीडी क्या हो गया, डीडी पे एंकर्स किस तरीके की भाषा, चाटना है तो चाटो, ऐसे मत चाटो, मतलब डीडी पे जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है अब, वो बहुत डिस्टर्ब करती है। चलिए प्राइवेट तो समझ में आता है, लेकिन डीडी को भी जिस तरीके से एकदम हिंसक बना दिया गया है तो ना। प्राइवेटाइजेशन तो डीडी न्यूज़ की भी नहीं हो हो गई गया है ना। लेकिन नहीं, मतलब सरकारी जिम्मेदारी जो होती थी सरकार अरे की, सरकार में प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो अकाउंटेबिलिटी अपनी तो तय कर नहीं रहे, वो चैनल की क्या करेंगे। लेकिन वो बड़ा, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। मैं वही तो कह रही हूँ, वो चैनल की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करेंगे, वो अपनी नहीं कर पा रहे। वो मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री होने के बावजूद इस तरह के उलझुल और छोटे और निच स्तर के बयान दे रहे हैं। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, इतने छोटे और निच स्तर के बयान दे रहे हो आप एक समुदाय को, बोल रहे हो देश के प्रधानमंत्री हो आप, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हो। तो वो अकाउंटेबिलिटी डीडी न्यूज़ की क्या करेंगे। राइट, बहुत ही छोटी चीज है, मतलब प्रधानमंत्री के आगे तो वो पद की, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रधानमंत्री के पद की बात कर रही हूँ, उस पद के आगे तो डीडी न्यूज़ कुछ भी नहीं है ना। राइट, ओके। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी में अच्छा सबसे बढ़िया स्पोक पर्सन कौन लगता है आपको, आप क्योंकि अब आप कांग्रेसी में हैं। देखिए वैसे जो इनके प्रवक्ता, बहुत, मैंने कहा जैसे 3 दर्जनों से ज़्यादा प्रवक्ता हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत ही वरिष्ठ इनके जो प्रवक्ता हैं, जिनको मैंने लाइव सुना है और मुझे उनकी नॉलेज पे नाज है, क्योंकि हर चीज़ की उन्हें नॉलेज है। कभी कभी कुछ गलत भी और झूठ भी बोल देते हैं, वो तो बोलना पड़ता है, प्रवक्ता का काम है उनके हिसाब से। पर सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्ञानी है, गीता वो का चलते कौन सा फिरते पेज, गूगल है। हाँ
गीता और के कौन से मैं पेज बहुत पे? इज्जत करती हूँ व्यक्तिगत उनकी। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रवक्ताओं की सेना है ना, सेना नहीं कहूँगी, जो सेना तो मैं क्यों सेना को बदनाम करूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ताओं की लिस्ट है, चलो करते जो लिस्ट है उसमें बहुत बदतमीज प्रवक्ता हैं। जैसे अब क्यों नाम दिलवा रहे हो? अच्छा चलिए, अब मैंने सुधांशु जी का लिया तो मुझे लगा कि बदतमीजी बता नहीं देंगे, तो अगर अरे सबसे अच्छा बता सकती हैं। बदतमीज बताने की जरूरत ही नहीं है ना। वो अभी हाँ एक का तो बैन हो रखा था टीवी पर हाँ, आना। वो काफी दिनों से नहीं दिखे हैं। हाँ वो अब वो कुछ बोल हाँ दिए थे ना, सॉरी हाँ, कुछ वो बोल दिए थे तो दिल्ली चुनाव के ड्यूरिंग हाँ, का। तो एक का तो बैन हो रखा था। उनका हो गया, रिलीज हो गया, अब जान तो लगे? हो गया, अब धीरे धीरे शुरू कर दिया है। ओके। एक इतने बदतमीज हैं कि उन्हें तो महिला प्रवक्ताओं से बात करने की इज्जत नहीं हाँ है, भिड़ जाते हैं चैनलों पे। चलो नाम नहीं बता रही मैं, नहीं एक्शंस तो नहीं। बता ही रही हूँ। हम्म, तीसरे बेचारे अब जमीन पे काम, चलो अच्छी बात है, कर रहे हैं, वो टीवी वो पे उधर आना ही चले बंद हो गए। गए हैं तो हाँ अच्छी बात है। तो ये सारे बदतमीज प्रवक्ता हैं इनके। हाँ। तो लेकिन हाँ, सुधांशु जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैंने इसलिए बोला सुधांशु जी क्योंकि वो कभी भी व्यक्तिगत हमला नहीं करते हैं। हम्म, वो किसी महिला की बेइज्जती उस तरीके से नहीं करते जो पॉलिटिक्स से अलग है। लेकिन करते हैं, नहीं उस तरीके से नहीं करते। मैं बताती हूँ किस तरीके से, कि वो व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करते, वो महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं करते, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते जो मैं कहूंगी निम्न स्तर की भाषा का निम्न प्रयोग स्तर की भाषा। below the belt, उनके वो शब्दों का या चयन बहुत अच्छा होता है, वो कटाक्ष अच्छा कर लेते हैं प्रवक्ता के नाम पर। आपने कहा क्यों अच्छे हैं, हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि क्यों अच्छे थोड़ा सा बाकियों से बेहतर है। हैं। हाँ, बाकियों से बेहतर बाकियों से कह बेहतर लीजिए, और ज्ञानी तो वो हैं, हाँ, ज्ञान उनका मैं मानती हूँ। ज्ञान का भंडार है वो। अच्छा एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि बीजेपी के कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो सुबह सुबह नफरत फैलाते हैं लोगों के घर में जाके, वो गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ, कि वो अकबर, ये जैसे अभी औरंगजेब चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र खुदवानी है, क्यों खुदवानी है, 10 पॉइंट। ऐसे ग्रुप्स आपने देखे हैं आप? बिल्कुल देखे हैं, क्या मेरे होता पास है? खुद मैसेजेस आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने फोन बदला है तो उन ग्रुप से एग्जिट करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 100 ग्रुप 8 साल से थे, तो बहुत सारे हाँ ग्रुप्स हैं जिनमें मैं थी। हाँ। तो मैंने खुद ग्रुप्स पे से, वो ये कुछ नहीं है, ये छुटपैये नेता हैं, अच्छा, जो ये ग्रुप चलाते हैं। जो ग्रुप चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, सेंट्रल डायरेक्शन कोई नहीं है? बता रही हूँ ओके बता प्लीज। रही हूँ। जो आईटी सेल, जो इनके वो चाणक्य के छोटे भाई बनते हैं हाँ, ना, वो अपने आप अच्छा को, छोटे भाई हैं वो? वो चाणक्य के छोटे भाई बनते हैं अपने आप को, अच्छा आईटी सेल बनते चला रहे हैं, हैं ना, ओके बनते हैं, ओके मतलब ओके। समझो ना। लेकिन उनका वर्चस्व है, इतनी गलतियां होने के बाद भी वो हैं अपनी वो जगह है, पे, ये चीज़ तो मानने पड़ेगा आपको देख कि संबंध भी तो कोई चीज है। हाँ, बहुत सारे संबंध लोगों ने उनके ट्राई बहुत कर लिया, अच्छे जो बैन हुए उन्होंने भी ट्राई कर लिया, बहुत सारा ट्राई रहा कि बहुत। हम्म, तो वो जो है, उन्होंने, वो भी ऑब्वियसली ब्रीफिंग तो हर पार्टी में चलती है, तो जब वो ब्रीफिंग करते हैं तो वो, उन्होंने, आपने देखा नहीं होगा, अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने युवा मोर्चा में, यूथ विंग नेशनल में, कुछ मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स बनाए थे नेशनल विंग में। आप वो लिस्ट निकालिएगा, वो लिस्ट जो है ना 8-10 लोगों की लिस्ट है, वो लिस्ट को प्रभारी बनाया, उन लिस्ट में से कुछ लोगों को 2-2 3-3 स्टेट्स का प्रभारी बनाया, वो जाके बैठकें लेते हैं और वो ये ग्रुप्स बनवाते हैं, और ग्रुप्स में क्या नैरेटिव चलेगा वो वहां से आता है। हो तो टॉप टू डाउन नहीं रहा है, हाँ, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन नहीं हो रहा है, लेकिन जो भेज रहे हैं जिम्मेदारियां अलग वो, अलग हैं। हाँ, वो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करी, उन्होंने छोटे से नेता को बना दिया कि तुम भेजो, ताकि कल को बड़े नेता पर बात ना आए। ओके, तो एक कार्यकर्ता जिसे कोई जानता ही नहीं, एडमिन उसको बना दिया। एडमिन उसको बना दिया, तो वो सब चलता है। ओके, तो ऐसे क्या मैसेजेस, कोई एक आध एग्जांपल अगर आप बता सके कि अब जब आप ग्रुप में थी तब कुछ देखिए, ऐसे? आप ही ने दे दिया, ये गोली मारो वाला भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने चला। जैसे अभी आप देखिए, कल ही मैं, देखिए फिर मैं बोलूँगी तो बात हो जाएगी। जैसे कल एक चैनल पे मैं थी, उस चैनल पे जो स्टोरी चली, उसमें उस स्टोरी में ये कहा गया, वही बात मैं बताऊंगी मैं क्यों इस चीज़ को जोड़ रही हूँ। उस स्टोरी में ये कहा गया कि जो शाहीन बाग में हुआ था वो आज जंतर मंतर पर बनाने की तैयारी हो गई है। उसका एक छोटा एग्जाम्पल, कैसे शाहीन बाग को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? कल जो जंतर मंतर पे वक्फ बोर्ड पे के खिलाफ जो प्रदर्शन किया, क्यों वो प्रोटेस्ट, भारतीय जनता पार्टी आए दिन प्रोटेस्ट करती रहती। केजरीवाल जी की जब सरकार थी, लगातार पूरे दिन प्रोसेशन में लगे रहते थे, ये पूरे दिन हर रोज ये लोग नेतागिरी करते थे और प्रदर्शन करते थे। तो वो कैसे हुआ? तो प्रदर्शन तो भारत की जनता का हक है, अधिकार है। तो जैसे ये उन्होंने बोल दिया, वो स्टोरी की लाइन यहाँ पर टीवी पे चला दी, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गए और यहाँ नीचे आ गए कि याद रखिएगा, ये मुसलमान लोग आपको खत्म कर देंगे, ये मुसलमान आज जंतर मंतर पे जाके शाहीन बाग बनाना चाहता है। ये सारी चीजें चलती हैं और मेरे देश का मासूम व्यक्ति मान लेता है। आप देखिएगा, कभी भी, चाहे यहाँ हो चाहे कोई प्रदर्शन हो, कोई भी किसी भी बड़े नेता के बच्चे का नाम सुना है जिसने जाके मस्जिद पे पथराव किया हो, या किसी ने जाकर मस्जिद तोड़ने की बात करी हो, या किसी ने, अनुराग ठाकुर के बेटे ने, परवेश वर्मा की बेटियों ने और उनके बेटे ने, और जय शाह ने फॉर दैट मैटर, वो आईसीसी चला रहे हैं
वो तो खैर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एनीवेज, तो ये बहुत सारे लोग हैं जो इनके बड़े बड़े नेता जो हैं, मनोज जी की बेटी हो गई और बहुत सारे बहुत सारे हो गए। जितने भी लोग हैं, रेखा गुप्ता के खुद के परिवार, कमलजीत शेरावत के बच्चे, जितने भी बच्चे, इनके सांसद विधायकों के बच्चे, आप कभी देखे हो कि इन्होंने जाकर किसी भी प्रदर्शन में भाग लिया हो, या इन्होंने जाकर कहीं पथराव करा हो, अरे या वो इन्होंने विदेश में जाके पढ़ेंगे मैम, वो क्यों पथराव नहीं, करेंगे? कौन पढ़ रहा है? बीजेपी के नेता क्यों पथराव करेंगे? वो तो Exactly. पढ़ेंगे ना। कौन कौन कर रहा है? आम जनता। तो बुद्धू कौन बन रही है? आम जनता का बच्चा जाके कट रहा है, मर रहा है, गोली खा रहा है इनकी बयानबाजी पर, लेकिन इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, विदेश में। बताइए, इनमें से तो किसी अपने नेता के बच्चों को नहीं पढ़ पढ़ाएंगे रहे? ना, उनको क्यों हम आग में झोंकेंगे भाई? तो ये तो जनता को समझना पड़ेगा ना, ये देश को जानना आप समझ पड़ेगा रही है जनता, धीमे धीमे कि समझिए। आपके बच्चे मर रहे हैं, आपके बच्चों को उकसा के ये जलने में, आग में झोंक रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। थोड़ा गूगल करके भेजा करिए अपने बच्चों को। अच्छा ये बताइए कि जब आप डिबेट पे जाती थी तो उससे पहले आपको क्या मैसेजिंग होती थी? अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हाँ हैं? बीजेपी के, अभी क्योंकि कांग्रेस डिबेट पे पे तो मैं अभी भी जाती हूँ ना, तो मैं हाँ समझ ना नहीं ना पाई ना, आपका मैं वहाँ क्वेश्चन। की बात कर रहा हूँ फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनकी ब्रीफिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑनलाइन बैठक कर लेंगे, अगर फिजिकल नहीं कर पा रहे, और फिजिकल कर पा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, तो फिजिकल इनकी वीकली बैठकें चलती हैं। तो उसमें ये लगातार नैरेटिव बिल्डिंग होती है। कोई इमीडिएट खबर आ गई तो ये फटाफट ऑनलाइन कर लेंगे, और उसके बाद ये सबको जोड़ के एक ब्रीफिंग इनके जो मीडिया हेड हैं वो दे देते हैं। तो ये एक नैरेटिव का फर्रा रोज सुबह इनके मीडिया सेल से, इनके रिसर्च डिपार्टमेंट से जो कम्युनिटी बनी हुई स्पोक्स पर्सन की, उसके ग्रुप पे आ जाता है, और उनको बता दिया जाता है कि इस समय आपको ये बोलना है, 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 लाइन, पार्टी लाइन। लेकिन पार्टी लाइन के साथ साथ आपको नैरेटिव बिल्डिंग का भी ये आइडिया देते हैं कि इस तरह का नैरेटिव बिल्ड हमें करना है। एक जमाना था 2019 से पहले, जब मैं कहूँगी लोकसभा चुनाव से पहले, जब इन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग में ये कहा था, हमें किसी भी समुदाय को, राम मंदिर के समय की बात कर रही हूँ क्योंकि 2019 में बहुत बड़ा मुद्दा था वो, कि हमें किसी भी समुदाय को नीचा नहीं दिखाना है, हमें यही बोल के चलना है कि सारे समाज को साथ लेके हम राम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन 2019 के बाद जैसे जैसे इनकी ये जो लोकप्रियता है वो कम होने लगी, वैसे वैसे इन लोगों ने एकदम, आप देखिए, अब तो काशी मथुरा पर आ गए हैं ये, अब तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं ये। अब तो अब आप फर्क ना खुद देखोगे कि 2019 से पहले ना ये डायरेक्ट कभी नहीं प्रहार करते थे मुसलमानों पे, अब इन्होंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज इनको इनसे फायदा हो रहा है। तो ये इनके प्रवक्ताओं को ये सिखाकर बेचते हैं, विच इज़ वाई आप नोटिस करो 2024 के स्टार्ट से मैंने ही टीवी पर जाना बंद कर दिया था। आज भी आखिरी मैसेज है इनके नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर का, जो पूछता था अवेलेबिलिटी, मतलब क्या होता है भारतीय जनता पार्टी में, रोज सुबह मैसेज जाता है कि आर यू अवेलेबल फॉर द डिबेट, हर प्रवक्ता को जाता है, देन यू टेल कि आज आप अवेलेबल हो, या आज आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप नहीं हो। आज भी आखिरी मैसेज, 2-3 मैसेजेस उनके हैं जिसमें मैंने रिप्लाई नहीं करा, एंड देन वन फाइन डे ही स्टॉप्ड मैसेजिंग मी, बिकॉज उनको समझ आ गया कि ये रिप्लाई ही नहीं करती है। वो आज भी मेरे फ़ोन में है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ध्यान है आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बीजेपी छोड़ के, जब आप कांग्रेस में आई तो थी, वो तो मैंने बताया ना, वो तो मैंने आपको भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, और आपसे वही- पहले सारे पॉडकास्ट में मैंने ये बात बताई है कि ये लोग फर्रा देते हैं, ये बताते हैं कि ये प्रोपोगंडा चलाना है, ये आपको टीवी पर इस तरह की बात करनी है जो एक नैरेटिव बिल्डिंग हो जाए कि हम इस तरफ जा रहे हैं। आप इनसे बिठाकर पूछिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ये हाँ कहेंगे। मुसलमान से भी पूछ लो, इनके मुसलमान प्रवक्ताओं से, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, वो कहेंगे हाँ। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, आप संविधान को चेंज करोगे तो ये बोलो ना, क्योंकि संविधान में तो लिखा है कि भारत सेक्युलर देश है। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं हिंदू राष्ट्र है, हम तो हिंदू हैं। अरे भैया हिंदू कैसे हो तो अल्लाह अकबर क्यों बोलते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वली वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्र क्यों बोलते हो? क्यों तुम रमजान में रोजा रखते हो, टीवी पे बताते हो कि मैंने रोजा रखा और मैं इस्लाम परस्त हूँ? क्यों बोलते हो कि मैं तो नमाज पढ़ूंगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर नमाज पढ़ूंगा? फिर तुम मुसलमान नहीं हो ना, अगर तुम हिंदू हो तो। हिंदुस्तानी मुसलमान हो तुम। राइट, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पर मेरा धर्म तो मुसलमान है ना, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, जो मेरे धर्म से बढ़कर है वो एक अलग बात है। ठीक है, मैं भारतीय पहले हूँ, मुसलमान बाद में हूँ, सही है। लेकिन मेरी नेशनैलिटी है भारत, इंडियन मेरी नेशनैलिटी, मेरा धर्म नहीं है। मैं इस्लाम प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मैं हिंदू धर्म की कुछ चीज़ों को मानती हूँ, कलावा मानती हूँ, तो वो मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो एक अलग चीज़ है। बांधा हुआ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं हूँ मुसलमान ना, राइट। मैं मानती तो अल्लाह को हूँ। अब वो मेरा वर्चस्व है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं फ्रीडम सारे, है ना? हाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि मैं सारे धर्मों को मानती हूँ, और मैं महाकाल भी जानती हूँ, राइट, मैं दरगाह भी जाती हूँ, मैं निजामुद्दीन भी जाती हूँ, मैं अजमेर शरीफ भी जाती हूँ। ऐसे तो हमारी कितनी हिंदू भाई बहन गुरुद्वारे जाते भी जाते हैं हम लोग, हैं, चर्च भी निजामुद्दीन भी जाते हैं, हिंदू या, भाई हम बहन भी जाके जाते हैं। धागा बांध के आते हैं, आप भी जाते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अरे अभी तो कल परसों तो मोदी जी इफ्तार भी में जाते हैं, वो चादर भिजवाते हैं। चादर भिजवाते हैं, वो इफ्तार करने गए थे अभी रेखा गुप्ता। हाँ रेखा गुप्ता थी उसमें, खुद जाकर वहां पर खजूर खाएंगे। ये परवेश वर्मा भी, आई एम इंक्लूडिंग परवेश वर्मा, नाम लेके बात कर, किरेन रिजिजू भी थे वहां पे, जाके खुद तो इफ्तार में खजूर खाएंगे और फलाहार करेंगे और वहां पर बिरयानी चखेंगे और मटन चाप खाएंगे। लेकिन
हिंदू को बोलेंगे मुसलमान से दूर रहो क्योंकि वो थूक के देता है। यही आप नैरेटिव चला रहे हो ना। तो क्यों गए थे तुम कौसर जहां के यहाँ इफ्तार में, क्यों गए थे तुम? उसने थूक के दिया होगा, हो सकता है सारा खाना जब खान सामा बना रहे हो उससे थूक दिया और तुमने खा लिया। मैं बहुत सीधा बोलती हूँ, राइट, क्योंकि तुम ये करते हो। तो फिर आज यही सारी चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हो तो कोई भी हम रिलीजन फॉलो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आप जाके किसी मुसलमान के ऊपर प्रहार करोगे तो कल को वो जवाब देगा। ओके, अच्छा एक मतलब आप तो रही हैं, आप कितना 2018 से मतलब 5-6 साल आपका रहा है बीजेपी के साथ, उससे पहले भी आप काम कर रही थी बीजेपी हाँ। के लिए। ऐसा क्यों है कि मुस्लिम नेताओं को जो हैं पार्टी में, जो अच्छी पोजीशंस पे थे वो बिल्कुल डाउनफॉल पे चले गए हैं, कुछ अच्छे लीडर्स निकल के नहीं आ रहे हैं? बीजेपी नेता मतलब बीजेपी में मुस्लिम नेताओं का ये दोयम दर्जे पे जाना क्यों है? मतलब क्यों वो बिल्कुल लास्ट की पंक्ति में खड़े रहते हैं, ना उनको टिकट मिल रहे हैं? लोकसभा चुनाव में शायद आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि एक केरल में दिया था, मजबूरी थी। दिल्ली चुनाव में कोई टिकट नहीं दिया किसी भी गया। विधानसभा में नहीं देते, दिल्ली क्यों? हाँ, नॉट मतलब अलोन दिल्ली। ना वो देते हैं, ना किसी बड़े पद पर मुस्लिम लीडर आपको नजर आते हैं। 2019 से पहले नजर भी आते थे, अब वो भी खत्म उससे हो गए। फायदा नहीं है ना, ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ना हेमंत। इनका काम वही हो गया जो अंग्रेजों ने करा था, नहीं, बट डिवाइड जब एंड आप रूल। सबका साथ सबका विकास की बात करते अरे हैं तो कह देने से थोड़ी पॉलिसी ना कौन होता बनाएगा है। मुसलमानों के लिए? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास डींगे हाँकने से थोड़ी ना हो जाता है। जब प्रधानमंत्री खुद कह देते हैं कि इनको कपड़े से पहचान लेना, ये घुसपैठिए हैं, इनको बाहर निकाल देंगे देश से। वो खुद कह देते हैं कि आप इनके बच्चे ज्यादा हैं और ये ज्यादा बच्चे पैदा करने नहीं, वाले होते हैं। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा मैं जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। तो वो तो अभी रहने लायक है ही नहीं, तो क्यों रह रहे हैं? मतलब उनकी वो कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहा हूँ कि वो दोनों तरीके की बात करते हैं। दोहरी बात क्यों करते हो? दोगले रूप क्यों दिखा रहे हो भैया जनता को? जनता ने देख लिया आपका रूप। मैं तो वही कह रही हूँ ना, क्या जताना क्या चाहते हो? एक तरफ आप कहते हो कि मैं तो हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, आपसे ज्यादा हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा। और आप जब कहते हो मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, इससे मतलब है आज आप अपनी सरकार को कह रहे हो, क्योंकि आप सरकार हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप इंडिविजुअल नहीं हो। आज निगहत अब्बास कह दे कि निगहत अब्बास नहीं करेगी तो निगहत अब्बास है, क्योंकि निगहत अब्बास अपनी स्टेटमेंट दे सकती है। मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट जरूर करती हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस की स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट नहीं हो सकती ना, माने जो मैं अपने लिए स्टेटमेंट दूं तो। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप जो बोलोगे वो सरकार होगी, लेकिन सरकार के तो आपके खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए चुने हुए व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो इस तरह की बातें कर देते हैं। सदन में आपके सामने आपके मुंह पे गाली दे दी रमेश बिदुड़ी ने। एक सांसद को, आप वहीं थे, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ आपने एक शो कॉज नोटिस दे दिया। आपने उसको लोकसभा इसलिए नहीं लड़ाया क्योंकि आपको एक दिग्गज नेता वो तो कई उतारना सारे था, लोगों को चेंज करना था। क्योंकि आपको दिग्गज नेता उतारना था यहाँ पर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, आपने उतार दिया। आतिशी मारले ने, वो तो उनकी नाकामी की वो जीते नहीं क्योंकि जनता उनका सच जानती थी, लेकिन आपने तो उन्हें नवाजा है ना। राइट। तो आप किस तरह की बातें करते तो हो? ये पार्टी के अंदर जो मुस्लिम लीडर हैं भी अभी वो किस तरीके का महसूस करते हैं पार्टी के अंदर रह के? क्या वो देखिए, किसी के दिल तो मैंने चीर के नहीं देखा हेमंत, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने बहुत बुरा, बहुत धोखा खाया है इस पार्टी में, और जिस आइडियोलॉजी को मैं लेकर चलना चाहती थी उस आइडियोलॉजी को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। मैं वाकई समझती थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से ही ये पार्टी आगे बढ़ेगी, सबकी भागीदारी हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन भागीदारी हिस्सेदारी के नाम पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। रही बात अपने जो दिग्गज नेता, पुराने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान है, मुझे लगता है वो अब उस टाइम पर उस लेवल पर आ गए हैं कि अब शायद वो कुछ बोलते हुए भी डरते, क्योंकि देखिए मैं तो एक प्रवक्ता थी वहाँ पर, मैंने प्रवक्ता छोड़ी, मैं कोई सरकारी पद पे थी नहीं, ये लोग तो सरकारी पद पे थे। कुछ लोग जिनकी आप बात करो सरकारी पद पे थे, वरिष्ठ नेता तीनों ही सरकारी पद पर रहे हैं, तो उन्हें भी ये डर लगता है ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल जाए और सीबीआई और ईडी हमारे पीछे पड़ जाए। नहीं हो सकता है ना, राइट अग्री ये होता है ना। या कल आप कहते हो कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हाँ, 2 दिन बाद, महज 2 दिन बाद मंच से बोला था, महज 2 दिन बाद आप उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हो, मंत्री भी बने वो, और नीचे चली गई फाइल। हेमंत बिस्वा को आपने न जाने आतंकवादी और ये वादी और पता नहीं कौन सा वादी बना दिया, और आज उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता थी वहां पर, आज कांग्रेस में एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में थी तो मुझसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान कोई नहीं था, आज मुझसे बड़ा आईएसआई का एजेंट कोई नहीं, और मैं तो आईएसआई की एजेंट थी जो भारतीय जनता पार्टी में प्लेस थी। पता चली आपको ये खबर? क्योंकि मुझे पता चली। अच्छा, पता चली आपको? हाँ, अब बताइए। और जब लोगों को पता चला, मैंने 2024 जनवरी में जब ट्वीट करा पार्टी की कुछ चीज़ों को, गतिविधियों को बताते हुए, उजागर करते, जब मैंने चिट्ठियां लिखी तो किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैंने ट्वीट करा, जो ट्वीट खबर मीडिया में चली गई।
वो ट्वीट करने के बाद मुझे कुछ लोगों का, सीनियर लोगों का फ़ोन भी आया जिन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया, और मैं फिर क्यों नाम लेना, वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, ठीक। और वक्त की डिमांड होगी तो नाम भी एक दिन ले लेंगे। मुझे वाकई बुलाया गया और एक व्यक्ति, एक सीनियर दिल्ली के नेता ने मुझे बोला, निखत इन्होंने प्लान बना लिया है कि अगर तुमने पार्टी चेंज करी तो तुम्हें एजेंट घोषित कर देंगे। और वो हुआ। अब वैसे तो कर नहीं सकते, मेरे खिलाफ क्या कर लोगे, क्योंकि मैं क्या, मेरे पूर्वज हिंदुस्तानी, तो मेरे खिलाफ क्या ही प्रूफ कर लोगे। लेकिन तुमने सोशल मीडिया पे निखत अब्बास को आईएसआई का एजेंट बना दिया, जो भारतीय जनता पार्टी में प्लेस्ड थी, और वहां से पता नहीं कौन सी सीक्रेट एजेंसीज से जो इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं आईएसआई को दे रही थी, और पता नहीं भारत का क्या नुकसान हो गया उससे। तो ये सब तो चलता रहता है। तो अच्छा, ये कहा जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता है। देखिए, मैं आपको सच बताती हूँ, लोकसभा का जो 2019 का चुनाव था उसमें मुसलमान महिलाओं ने, उत्तर प्रदेश का डेटा मैं आपको दे रही हूँ, 20% जो मत था वो बढ़ा था, जो मेरे पास, जो मेरा डेटा कहता है, जी। जो मैंने सर्वेज देखे हैं। और ये इसलिए बढ़ा था क्योंकि इन्होंने, मुसलमान महिलाओं ने इसलिए दिया था क्योंकि ट्रिपल तलाक को ख़त्म करा जा रहा था, और वो पीड़ा को समझ रहे थे लोग, और महिलाओं ने जाकर शायद बोला हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, लेकिन जाकर वोट उन्होंने बीजेपी को दिया। लेकिन यहाँ पर अब मुसलमान तो दूर की बात है, मुझे लगता है इन्हें हिंदू भी वोट नहीं दे रहा, जो पढ़ा लिखा और समझ रहा है कि हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो अब मुझे लगता नहीं है, इन्होंने बहुत कोशिश करी और बहुत पोलराइजेशन कर दी, और हिंदू मुसलमान की राजनीति इन्होंने फिर से, जो 1947 में ख़त्म हो गई थी, वो राजनीति इन्होंने आज दोबारा से शुरू कर दी 2014 के बाद से। हिंदू मुसलमान, इतनी नफरत कभी किसी के बीच में मैंने देखी नहीं थी जो इन्होंने फैलाई है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। तो मुसलमान, मुझे लगता है कि हम मुसलमान ओरिएंटेड डिस्कशन ना करके इसको एज ए नेशन अगर हम डिस्कस करें और हम देखें एक बड़े एस्पेक्ट से, तो हमें समझ आता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कि अब भारत का जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म जाति से आ रहा हो, वो अब समझ रहा है। और यही कारण है कि वो 240 पर सिमट कर ये लोग रह गए, क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती, अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे कल रात ही हमने देखा कि क्या हुआ, जो इस तरह का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन लोग समझ रहे हैं। और जो अब नया युवा आ रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ, जो आज कॉलेज और स्कूल्स में है, जो आज से 1 साल बाद, अगले साल या 2 साल बाद या 5 साल बाद जो वोटर बनेगा और पहला बार वोट देगा, जो आज स्कूल में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में, नया युवा जो है, जो एकदम फ्रेश है, फ्रेश ब्लड, आप उससे जाके पूछो, उसको ऐसी भाषा में बोलूंगी, उनकी भाषा में ठेंगा फर्क नहीं पड़ रहा आपकी जाति क्या और आपका धर्म क्या है। नहीं, सीरियसली बता, नहीं, मैं समझ गया। they don't even ask, they don't even know your last name, and even if they don't know your last name, they would not know कि वो कौन सी कास्ट में होता है। राइट, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी जैसे आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि भटनागर कायस्थ होते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ भारद्वाज ब्राह्मण होते हैं, मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं राजनीति कर रही हूँ और मैं पुरानी उस समय से देख रही हूँ कि हाँ, मैं ये धर्म और जाति में फ़र्क करना, शिया कौन है, सुन्नी कौन है, कि हुसैन लिखते हैं तो सुन्नी भी हो सकते हैं, लेकिन हसन लिखेंगे तो शियाई होंगे, अब्बास लिखेंगे तो शियाई होंगे, अब्बासी होंगे तो सुन्नी होंगे, ये सब मैं बता सकती हूँ। लेकिन आज का जो युवा है, जो स्कूल में अब पढ़ रहा है, जो आने 2-3 साल बाद वोट करेगा, और जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो अब वोट करना शुरू करेगा, उनको ठेंगा फर्क नहीं, हमारी जनरेशन में फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण रहेगा, जिन्हें जाति और धर्म से फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें रोजगार से लेना देना है, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था से लेना देना है, जिन्हें देश की डेवलपमेंट से लेना देना है, जिन्हें देश की महिलाओं की सुरक्षा से लेना देना है, जिन्हें युवाओं के रोजगार से लेना देना है, जिन्हें जीडीपी बढ़ाने से लेना देना है, जिन्हें ये जरूरी है कि निवेश भारत में दूसरी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आके करे और भारत हमारा बढ़े, वो राहुल गांधी को वोट देंगे और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आप लिख लो, ये भी चला देना बाइट। ठीक है, डन। अच्छा, एक और छोटा ही सा मेरा सवाल है। बीजेपी में महिलाओं के सम्मान की बहुत बात होती है, ठीक है, आप हंस रही हैं? नहीं, हास्य का विषय है ना। नहीं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी भगाओ। हाँ, मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ, तो पार्टी के अंदर क्या, क्योंकि बहुत सारे कांड हैं बीजेपी में, चाहे वो मणिपुर वाला केस हो, या फिर यहाँ पे महिला पहलवान हो, या वो रेमन्ना के लिए प्रचार करने जाना हो, या वो अंकिता भंडारी वाले केस हो, मतलब ऐसे दर्जनों केस हैं, सेंगर साहब हों, मतलब साहब, मैं टोन उस तरीके से बोल रहा हूँ, सरकास्टिक। हाँ, तो उनके लिए तो साहब ही है, सही बोला आपने। है ना। तो इसको लेके क्या मतलब डिस्कशन होता है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। मुझे ध्यान है, बड़ा वो तो बड़ा डरावना था जब हमने देखा था कि वो आपका BHU में IT सेल के लोगों ने एक लड़की के साथ रेप किया था। तो क्या डिस्कशन होता है या बात ही नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल शक्ल दिखाने के लिए किया जाता है कि हमारे पास महिला नेता हैं। अगर महिला कोई बात जाके उठा दे
तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उल्टा महिला का ही कैरेक्टर असैसिनेशन करके ये उसको दरकिनार कर देते हैं। ये रीत बन गई है भारतीय जनता पार्टी में, और मैंने ये महसूस करा है और देखा है, और महिलाएं वहां पर ये बोलती भी हैं अब, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। सेंगर को तो इन्होंने पद पर बिठाए रखा, और काफी जब दबाव इन पर पड़ा तब इन्होंने जाकर उसको निकाला। महिला पहलवान, तो उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था, जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप थे, उस व्यक्ति को तो आपने टिकट नहीं दी, क्योंकि आप दे नहीं सकते थे, क्योंकि मीडिया और विपक्ष आपके ऊपर प्रहार कर देता। मीडिया तो चलो कुछ ही मीडिया चलाते, लेकिन उनको भी मजबूरी में ये चलानी पड़ती। लेकिन आपने उनके बेटे को नवाज दिया, तो फर्क क्या किया? वो बड़ा शाना निकला, और आपने भी बड़ी वो समझदारी से गोची खेली, उनका दबदबा बना रहा, और आपने भी वो उसके दबदबे में आप आ गए, क्योंकि शायद आपको भी लग रहा था कि पता नहीं कौन से आपके बड़े नेताओं की पोल पट्टी ना खुल जाए। मैं तो यही मानूंगी। मणिपुर, देश के प्रधानमंत्री की, मैं ऐसे व्यक्ति को कहती हूँ मगरमच्छ के आंसू। आप कहीं पे भी आंसू गिरा देते हैं, आपको कहीं पे भी रोना आ जाता है। आप कभी मंच पे रो देते हैं, कभी टीवी पे रो देते हैं, कभी महिलाओं के सामने रो देते हैं, कभी आप मन की बात करते करते रो देते हैं, कभी आप लोगों से, बच्चों से बात कर, परीक्षा पे चर्चा करते हुए रो देते हैं, आप कभी भी रो देते हो। आपकी आंखों में रेडिली अवेलेबल रहते हैं आंसू। लेकिन मणिपुर पे एक आंसू नहीं गिरा आपका। मणिपुर पर आप एक बार भी गए नहीं। वहाँ जो महिलाओं के साथ रेप हुआ, उस पर आपने कभी कुछ नहीं बोला। आपके पास वंतारा में जाकर वहाँ पर एक हाथ में सांप और एक हाथ में शीशे के पीछे से शेर के मुंह पे हाथ लगाने का वक्त था। आपको वहाँ चूहे बिल्लियों को दूध पिलाने का समय था। लेकिन आपने मणिपुर के बच्चों के बारे में कभी नहीं पूछा कि वहाँ पे माँ दूध पिला पा रही है, नहीं पिला पा रही बाहर से खरीद कर, क्योंकि वहाँ पर तो पैसा ही नहीं, सब तो जल गया है। तो आप इस तरह की राजनीति करते हैं, और आप ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, क्योंकि इनके तो विधायक आधे खुद रेप केस में अंदर है। रेपिस्ट को तो ये माला उसे स्वागत करते हैं। बिल्किस बानो का केस, बिल्किस बानो वाला केस, राइट। लगातार इन्होंने, और इस पे कुछ नहीं बोलते, माला पहनाई थी, माला स्वागत करा था, आओ आओ तुमने बहुत बड़ा काम करा है, तुमने बिल्किस बानो का रेप करा था। प्रेग्नेंट थी वो, प्रेग्नेंट महिला का रेप करा था आपने, और आपने उन्हें माला पहनाई। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको छुड़ाने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। और आज जो महिला वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसने आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने रेपिस्ट को मालाएं पहनाई है, जिन लोगों के नेताओं ने रेप करा है, जिन्होंने प्रहार करा है, लाठियां बजवाई हैं रेसलर्स पे, जिन्होंने देश में नाम कमाया, महिला रेसलर्स पे, जो मणिपुर वेट करता रह गया, वहां पे औरतें महिलाएं वेट करती रह गई, शायद देश के प्रधानमंत्री आकर हमें आश्वासन देंगे, लेकिन वहां नहीं गए। वो कौन जाते हैं वहां? राहुल गांधी जी जाते हैं। 2 बार जाते हैं। वो जाते हैं, वो जाके महिलाओं से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के बच्चों को आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वो देश के प्रधानमंत्री का काम था, राइट। जो नेता विपक्ष कर रहे हैं, वो आपका काम था। अगर जिम्मेदारी हमें ही निभानी है तो फिर आप क्यों हैं? फिर आप क्यों हैं? और हम निभाएंगे, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छे से निभाएंगे, आखिरी दम तक निभाएंगे। देश ने चुना है सत्ता में ना बैठने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन देश ने ये नहीं कहा कि हमारे लिए काम मत करो, इसलिए हम करेंगे। और राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, और इसी काम की वजह से 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा, आप महिला शक्ति करके कुछ एनजीओ वगैरह भी चलाती हैं? स्त्री रोशनी महिला सशक्तिकरण के लिए चलाती हैं। एक दो मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि आप काम कर रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि हालिया में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे कि रिलेशन ना, शादी आजकल जो है, तलाक बहुत हो रहे हैं। बहुत सारी हम खबरें देखते हैं जिसमें मतलब ये परसेप्शन दिखा, जैसे बेंगलोर का एक केस था जिसमें सुसाइड कर लिया लड़के ने। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब रिलेशन वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका इसमें क्या सोच है, क्या थॉट है? पॉलिटिकल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा हो गई है, पुरुष में भी और महिला में भी, कि कई बार वो आपसी रिफ्ट हो जाता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद जिस तरीके से पुराने ज़माने में माता पिता अपने बच्चों पर प्रेशर डालते थे कि नहीं नहीं आपको आगे इसको रिश्ते को निभाना है, और सोसाइटी का प्रेशर है, 7 फेरे लिए हैं, और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। चाहे 7 फेरे लीजिए, चाहे निकाह पढ़िए, चाहे चर्च में करिए, चाहे आप गुरु ग्रंथ के मतलब आप किसी के साथ रिलेशन में अगर आप शादी कर रहे हो तो आपको वो निभाना चाहिए, मैं ये मानती हूँ, और मैं इसको बहुत सपोर्ट भी करती हूँ। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज। अब शायद पुराने ज़माने में माता पिता बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे, पर अब आप देखिए कुछ पिछले 20-25 सालों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का दर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे को थोड़ा शेल में रखना चाहते हैं। और वो भी ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कोई गलती से भी थोड़ा बुरा लग रहा है या उस रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, तो उसको आप ख़त्म कर दो, इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट फॉरवर्ड।
मैं वो भी मानती हूँ। हम्म। अगर आप किसी संबंध में खुश नहीं हो खुश तो नहीं है। आपसी सहमति से आप राइट, निकल जाओ। राइट। आप पूरी जिंदगी डिप्रेशन में बिताओ या हाँ। कल को आप सुसाइड करो और बच्चों पर वो बुरा असर पड़े, उससे अच्छा है कि आप अलग होकर को पेरेंटिंग कर लो। पर फिर भी रिश्ता जितना निभा सकते हो निभाओ। वो निभाओ, लेकिन उतना भी नहीं कि आपकी जान पे बात आ जाए। जैसे आपने बैंगलोर का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत ही दुखद एग्जाम्पल है कि कई बार हम सुनते हैं कि महिला को आग लगा दी। अब हम सुनने लगे हैं कि पुरुष ने आत्महत्या कर ली और उसने कहा मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। ये भी एक समाज की बहुत बड़ी पीड़ा है। कड़वा सच है। राइट। हम शायद राजनीति से अलग होकर अगर इस चीज़ को सोचें तो हमें आज पुरुषों के भी राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। मैं ज़रूर महिला सशक्तिकरण के लिए एक एनजीओ चलाती हूँ, पर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पुरुष की मदद करती हैं और करनी भी चाहिए, और वो संस्थाएं डेडिकेटेड हैं पुरुष के राइट्स के लिए, और ये होना चाहिए। विच इज़ वाई वी बिलीव इन इक्वालिटी ना। राइट, राइट। फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट कि आप मुझे प्रायोरिटी दो और आप मुझे ना दो। फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी। तो आप इक्वालिटी की जब आप बात करते हो तो आपको हर किसी के राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। आज भी हम कैसे ऐसे केसेस देखते हैं कंपनीज में, ऑफिसेज में, जहां अपनी जॉब बचाने के लिए कई बार कुछ, जैसे कहा पांचों के लिए बराबर नहीं, महिलाएं गलत झूठे आरोप भी लगा देती हैं। और वो क्योंकि वो व्यक्ति, वो लड़का है, वो आदमी है, वो पुरुष है, और सोसाइटी उसी को गलत तरीके से देखेगी, तो अल्टीमेटली उसी के ऊपर प्रहार होता है, वो महिला बच जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है ये जांच का विषय है। हर जगह इस पर जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमें पहले ही परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए कि महिला है तो वो तो सही ही बोलेगी या पुरुष है तो वही सही बोलेगा। हमें निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। पुलिस को इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहिए और एविडेंसेस के आधार पर हमें उस एक डिसीजन पे आना चाहिए, ना कि ये सोच के कि महिला ने कह दिया तो हमने बिलीव कर लिया। मुझे नहीं लगता वो हमें करना चाहिए। राइट। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाइए अभी आप। एक अच्छा रिलेशन चलाने के लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छा, आप शादी के संबंध की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई भी रिलेशन। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में मुझे लगता है सबसे, कोई भी रिलेशन हो, चाहे माता पिता और बच्चों का हो, चाहे सास ससुर और बहू और दामाद का हो, पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, भाई बहन का हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही फैक्टर है रिस्पेक्ट। अगर किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट हो और वो इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ईगो क्लैशेस ना हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, आप मुझे इज्जत दीजिए, मैं आपको इज्जत दूं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम अभी बाहर जा रहे हैं क्योंकि आप पुरुष हैं और मैं लड़की हूँ और यहाँ स्टूडियो में गेट है, तो अगर मैं पहले जा रही हूँ तो गेट आपके लिए खोल दूँ, आप पहले जा रहे हैं तो गेट मेरे लिए खोल दीजिए। तो वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो रिस्पेक्ट अगर बनी रहती है तो मुझे लगता है कोई भी संबंध आप आसानी से चला सकते हैं। और ये जो हमने छोटी छोटी चीज़ें देखी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इनको थोड़ा साइडलाइन करने की ज़रूरत है। इनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहिए और हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर हम इतने ना उसके अंदर घुस जाएं कि हम अपने रिश्ते खराब कर दें। तो एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे को समझिए, लड़ाई झगड़ा करने की बजाय एक बात करिए, मतलब मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत तो जाहिर सी बातें होनी ही चाहिए आपस में, लेकिन मुझे लगता है जब रिस्पेक्ट आ जाती है तो प्यार अपने आप आ जाता है। कोई भी मुद्दा है तो आप उसको आपसी सहमति से सुलझाइए, एक दूसरे पर प्रहार मत करिए कि आप और मैं अगर बैठे और हम दोस्त हैं तो आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आई तो आप मुझ पर चिल्लाइए, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई मैं आप पर चिल्लाऊं। उससे बेटर है हम बहुत प्यार से, बिना सरकास्टिक हुए, बिना सरकाज़म यूज़ करे, बिना तंज कसे उस बात को बोले, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई, चाहे वो घर में कोई भी हो। ये लाने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए। वो सब्र अगर आप ले आएंगे तो मुझे लगता है आप अपने आप पर जीत कर लेंगे, और अपने आप पर जीत जो पा जाता है वो दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। राइट। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम दुनिया में जो चीज़ें हैं, चाहे मटीरियलिस्टिक हो गई, वेल्थ हो गई, नाम हो गए, शोहरत हो गई, पैसा हो गया, ये हम जीत ले, पद हो गया, दायित्व हो गया, हमें जीत लें, नौकरी जीत लें। आप अपने ऊपर जीत पालो। जिस दिन अपने ऊपर जीत पालोगे ना, सब खुद ब खुद आपका हो जाएगा। मैं ये मानती हूँ। वाह, मतलब पॉलिटिशियन तो आप अच्छी हैं लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने ब्रीफ कर दिया एकदम से लाइफ को, इतनी अगर आसान हो जाए तो फिर तो कहना ही गया है। आसान है, कोशिश करेंगे तो। थैंक यू सो मच मैम। और उम्मीद है कि आप जिन इरादों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ पार्टी में आई हैं, कांग्रेस में आई हैं, वो पूरी हों। राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बने और आप इसी तरीके से, जिस तरीके इंशाल्लाह से बनेंगे। अपनी मुहिम चला रही हैं, वो सक्सेसफुल रहे। मेरे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपने यहाँ बड़े बुलाने अच्छे के से लिए। टाइम दिया मुझे, और हर मुद्दे पे अच्छी अच्छी बात मुझे ये लगी कि बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपने बातें बोली। नहीं होता ये है ना कि लोग बोलने से मना कर देते हैं कि हो सकता है मैं वापस जाऊं वहाँ पे तो बात बिगड़ जाए, इसलिए अभी कुछ मत बोलो, यहाँ देखते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे होता है ना कि वो आए,
मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आए, उनको अध्यक्ष बनाया गया, वो पल्ला झाड़ के वापस चले गए, फिर मुझे मालूम है आप वापस किनकी उन्होंने बात कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बहुत सारे मंत्री लीडर की लाइन में थे, मिला नहीं बस मिला नहीं, वो गए भी नहीं, स्वेरिंग सेरेमनी में भी नहीं गए थे। खैर, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संभाल के रखते हैं अपने आप को कि मैं, ये नाव है मेरी, मैं इस पार भी जा सकता हूँ, मैं उस पार भी जा सकता हूँ। लेकिन मुझे आपसे बात करके ये लगा कि फिलहाल आप इधर ही हैं, उधर जाने की मैं आप सोच, फिलहाल नहीं, अब हमेशा इधर ही हूँ। हमेशा इधर ही हैं। आई होप सो कि आप हमेशा इधर बिल्कुल ही रहें। बिल्कुल। सो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती ना। वो हो गई और ख़त्म हो गई, अब ठीक है, सुधार ली हमने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ अच्छी बातें भी पता चली होंगी, कुछ सीक्रेट भी बीजेपी के पता चले होंगे, और इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू हम बातें करते रहेंगे और नए नए गेस्ट के साथ। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।